पॉइंट एंड क्रॉसिंग। ठीक है, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्या होता है भाई? पॉइंट एंड क्रॉसिंग एक ऐसी असेंबली होती है जिससे क्या होता है, हम एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में क्या हो जाते हैं, ट्रैक चेंज करने के काम आता है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग मोस्टली वह एक ही काम होता है कि भाई ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में क्या कराना है, हमको मूवमेंट कराना है। क्योंकि देखिए उसमें गाड़ी में, ट्रेन में जो रहता है ऐसा कुछ तो असेंबली रहती नहीं है कि मुझे लेफ्ट जाना है तो मैं लेफ्ट मोड़ लूँ, राइट जाना है तो राइट मोड़ लूँ। ओनली फॉर वो फॉलो करती है किसे, रेल को। दो उसको जो रेल दी जाएगी उसके गेज फेस में वो प्लेन जो चल रहे हैं तो वो रेल को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ रेल जाएगी वहाँ वहाँ मेरी क्या जाएगी, ट्रेन जाएगी। तो उसको फॉलो करने के लिए चीज़ें क्या होगी भाई, अगर मुझे एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाना है तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, टर्नआउट देना पड़ेगा। पॉइंट एंड क्रॉसिंग में टर्नआउट बनाना पड़ेगा, तभी हम क्या हो पाएगा, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जा पाएंगे। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबको हल्का फुल्का सबको पता है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ टर्नआउट। अब डायरेक्शन ऑफ टर्नआउट क्या होता है भाई, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन जो है पहले ऐसा हुआ करता था, जैसे मैं मेन लाइन की बात कर लूँ तो मेन लाइन में जो डायरेक्शन होता है कि ये सारा का सारा डायरेक्शन आपका बढ़ते किलोमीटर में रहता है। मेन लाइन का सारा डायरेक्शन कैसा रहता है, बढ़ते किलोमीटर। पहले क्या होता था कि बढ़ते किलोमीटर में नहीं होता था, ये गाड़ी के डायरेक्शन में होता था। देखो इस चीज़ को समझो, जब पहले जैसे सपोज मान लो ये मेरी ट्रैक है, ठीक है। अब इस ट्रैक में मेरे गाड़ी का जो मूवमेंट है वो यहाँ से आ रहा है, इस तरफ से मेरी गाड़ी आ रही है, ठीक है। मान लो ये मेरी डाउन लाइन है। अब डाउन लाइन में जो मेरा गाड़ी का मूवमेंट है वो लेफ्ट से किसकी ओर जा रहा है, राइट की ओर जा रहा है। तो अब यहाँ पर जब मेरा लेफ्ट राइट यदि मैं काउंट करता था तो ये मेरा लेफ्ट हैंड हो जाता था और ये मेरा क्या होता था, राइट हैंड साइड। किसके अकॉर्डिंग होता था ये, गाड़ी के डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अगर यही मेरी, अगर ये अप लाइन आ जाए तो अप लाइन में गाड़ी का मूवमेंट कहाँ होगा मेरा, इस ओर से रहेगा, इस ओर से रहेगा ना। तो जब इस ओर से राइट हैंड साइड से मेरा गाड़ी का डायरेक्शन रहेगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, ये राइट हैंड हो जाएगा और ये क्या हो जाता था, लेफ्ट हैंड। ये कब होता था, पहले, ठीक है। लेकिन नई गाइडलाइन के अनुसार ये जो मापने का जो क्राइटेरिया है इसको टोटली क्या कर दिया गया है, अवॉइड कर दिया गया है। ठीक है, अब जो नया तरीका है वो सिंपल सा इतना है कि अगर मेरा किलोमीटर, अगर मेरा किलोमीटर लेफ्ट टू राइट है, मेरा किलोमीटर कहाँ है, लेफ्ट टू राइट, मेरे किलोमीटर इस तरह बढ़ रहे हैं। मान लो यहाँ पर मेरा 840 की लोकेशन है और इस एंड पे मैं बढ़ते हुए जा रहा हूँ 880 की तरफ मान लीजिए, ठीक है। मतलब बढ़ते किलोमीटर में जा रहा हूँ तो टोटल जितना भी मेरा लेफ्ट राइट का कैलकुलेशन होगा सब कैसा होगा, बढ़ते किलोमीटर में। तो अब मेरा हमेशा ये मेरे लेफ्ट हैंड रहेगी और ये मेरी क्या रहेगी, आपकी राइट हैंड। चाहे आपकी ये तो डाउन लाइन हो गई, अगर अप लाइन भी बनी हुई है यहाँ पर और अप लाइन में भी डायरेक्शन मेरा कहाँ से होगा, इस हैंड से होगा, राइट हैंड से, तो भी मेरी यही लेफ्ट रेल होगी और ये मेरी क्या हो जाएगी, राइट रेल होगी। बात समझ में आ गई? डाउन हो, मिड हो, थर्ड लाइन हो, कोई भी लाइन हो, अप हो, मिड हो, डाउन हो, सभी में लेफ्ट राइट जो रहेगा वो बढ़ते किलोमीटर की हो रहेगा, मुंबई टू दिल्ली के डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। लेकिन अब हम किसकी बात करेंगे भाई, पॉइंट एंड क्रॉसिंग की बात करेंगे। हम जब पॉइंट एंड क्रॉसिंग की जब बात करते हैं तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग में ये क्राइटेरिया कहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है कि हम सबसे पहले जो भी आपका टर्नआउट है उसके एसआरजे पे खड़े होंगे। कहाँ पे खड़े होंगे, एसआरजे पे। मतलब हमारे टर्नआउट के सामने हम कहाँ खड़े होंगे, एसआरजे पे। अगर मैं एसआरजे पे खड़ा हूँ, मान लो ये सपोज मेरा ये क्या है, ये टर्नआउट है। अब इसका एसआरजे कहाँ, यहाँ होगा। इस एसआरजे पे अगर मैं खड़ा हूँ तो इस एसआरजे से ही जो मेरा लेफ्ट होगा वो लेफ्ट है और जो मेरा राइट होगा वो राइट है, ठीक है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग में अब ना किलोमीटर की बात करते हैं हम, ना गाड़ी के डायरेक्शन की बात करते हैं। एसआरजे पे हम खड़े होंगे पॉइंट को देखते हुए और उसके बाद जो मेरा लेफ्ट है सो लेफ्ट है और जो राइट है तो राइट है। अगर ये देखो, ये जो टर्नआउट आपको दिख रहा है इसमें ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा क्या है, राइट हैंड है। तो अब अगर मेरा ये राइट हैंड साइड है, यदि टर्नआउट निकला हुआ है, यहाँ पर टर्नआउट कहाँ निकला है, राइट हैंड साइड, तो ये टर्नआउट क्या कहलाएगा, मेरा राइट हैंड टर्नआउट कहलाएगा। यही टर्नआउट अगर मेरा यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड निकल जाता और यहीं पे एसआरजे पे मैं खड़ा हूँ तो ये मेरा क्या हो जाता, लेफ्ट हैंड टर्नआउट, ठीक है। तो सिंपल सा है कि भैया इसका जो सिंपल सा जो लेफ्ट है, राइट है, कौन सी रेल मेरी लेफ्ट रहेगी, कौन सी स्टॉक रेल मेरी राइट रहेगी, इसका जो
एनालिसिस है ओनली फॉर कहाँ पे करते हैं हम, एसआरजे पे खड़े हो जाएंगे पॉइंट की तरफ मुंह करके, जो मेरे खुद का जो लेफ्ट होगा वही लेफ्ट है, जो राइट होगा वो राइट है। जैसे देखो ये डायग्राम में दिख रहा है, ये टर्न आउट है। अब ये कौन सा टर्न आउट है भाई, राइट हैंड साइड जा रहा है, तो ये कौन सा टर्न आउट है, राइट हैंड टर्न आउट। अब ये टर्न आउट कहाँ जा रहा है मेरा, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो टर्न आउट कौन सा हो जाएगा मेरा, लेफ्ट हैंड टर्न आउट। अब इसमें देखो एक और असेंबली यूज होती है पॉइंटेड क्रॉसिंग में, एक होता है कि भाई फेसिंग पॉइंट और एक होता है ट्रेलिंग पॉइंट। एक और हम यूज करते हैं, फेसिंग पॉइंट क्या है और मेरा ट्रेलिंग पॉइंट क्या है। तो सपोज ये देखिए ये गाड़ी है, ये मेरा ट्रैक है मेन लाइन, और ये मेरा टर्न आउट है, ये एसआरजे होगा एसआरजे। तब एसआरजे के तरफ से यदि कोई गाड़ी आएगी, अगर एसआरजे के तरफ से, चलो इसको डायग्राम बना के अगर देख लेते, तो सपोज मान लो ये मेरा टर्न आउट है, ठीक है। अब टच में जो गाड़ी आ रही है वो मेरी किस तरफ से आ रही है, एसआरजे की तरफ से आ रही है, ठीक है। ये मेरा एसआरजे है, ये पॉइंट का टो है, पॉइंट के मुंह से आएगी। अगर ये गाड़ी का जो डायरेक्शन है मेरा एसआरजे की तरफ से रहेगा, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, फेसिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे इसे, फेसिंग पॉइंट या फेसिंग डायरेक्शन कहेंगे। लेकिन अगर यही गाड़ी मेरी उसकी कहाँ से आएगी, पीछे से बैक साइड सीएमएस क्रॉसिंग की तरफ से आएगी, हील तरफ से आएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रेलिंग पॉइंट। सामने से अगर पॉइंट मतलब एसआरजे से यदि कोई गाड़ी इंटर करेगी तो फेसिंग कहलाती है, और अगर ये आपका एचओसी मतलब व्हील ऑफ क्रॉसिंग से अगर इंटर करेगी तो क्या कहलाएगी, है ट्रेलिंग पॉइंट, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ टर्नआउट की बात कर लेते हैं। भैया टर्नआउट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो टर्नआउट को मुख्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है ना बराबर, ठीक। इसको हम मुख्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। जैसे सपोज ये एसआरजे है एसआरजे, और ये क्या है आपका हील ऑफ स्विच, एचओएस है। ये क्या है आपका हील ऑफ स्विच। तो सबसे पहले ये कौन सी असेंबली होगी मेरी, ये स्विच असेंबली होगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, लीड पोर्शन होगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका क्रॉसिंग पोर्शन होगा। ऐसा मुख्यतः हम किसको पॉइंटेड क्रॉसिंग को कितने भागों में बांट सकते हैं, हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो एसआरजे से एचओएस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको स्विच कहते हैं। एचओएस से लेकर आपका जो एचओ क्या हील ऑफ स्विच नहीं है, ठीक है, टीओसी, टीओसी मतलब टो ऑफ क्रॉसिंग। टीओसी मतलब क्या होता है, टो ऑफ क्रॉसिंग। तो टो ऑफ क्रॉसिंग और एचओएस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, लीड पोर्शन। और जो आपका टीओसी के जो बैक साइड का जो पोर्शन होता है वही क्या कहलाता है, हमारा क्रॉसिंग पोर्शन, ठीक है। जो भी सीएमएस पीछे हमारी लगती है, उस सीएमएस का जो फर्स्ट वाला ज्वाइंट जो रहेगा वो क्या कहलाता है, हमारा टीओसी। और जो लास्ट वाला ज्वाइंट रहेगा पीछे वाला, वो क्या कहलाता है, हमारा एचओसी कहलाता है। किसी भी टर्नआउट में जो अंदर की जो होती है रेल, उसको क्या बोलते हैं हम, टंग रेल, ठीक है। और बाहर की जो रहती है वो क्या कहलाती है, स्टॉक रेल कहलाती है। कोई भी टर्नआउट होगा, उस टर्नआउट में हमेशा अंदर की तरफ क्या रहती है, टंग रेल रहती है, और बाहर की तरफ क्या रहेगी, स्टॉक रेल रहेगी, ठीक है। वही चीज बता रहे हैं कि टर्नआउट को 3 भागों में बांट दिया गया है। सब असेंबली, पहली असेंबली होती है स्विच, दूसरी होती है लीड, तीसरी होती है क्रॉसिंग। अब स्विच असेंबली में क्या क्या आ जाता है, वही स्टॉक रेल आ जाती है, स्विच आ जाता है, पूरा पॉइंट आ जाता है। ये सब किस में आ जाता है, स्विच असेंबली में। अब यदि मैं स्विच के टाइप बता दूं, तो स्विच के टाइप भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। लूज हिल स्विच होता है, जिसके जैसे बोल्ट ये जो दिख रहे हैं ना आपके सामने, ये कैसे होते हैं, लूज होते हैं। यहाँ से क्या रहते हैं, लूज होते हैं, क्योंकि ये जो टंगरेल रहती है ये फ्री रहती है। इसका हम अभी यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिर अगला जो होता है वो फिक्स हील होता है। अगला जो है वो किस टाइप का होता है, फिक्स हील। इसमें क्या होता है कि इसका जो हील रहता है वो कैसा रहता है, बिल्कुल फिक्स रहता है, यहाँ पर लूज नहीं रहता। अब जो स्विच होते हैं, मोस्टली स्विच भी आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है स्ट्रेट स्विच और एक होता है कर्व स्विच। स्ट्रेट स्विच किसे कहेंगे? जिसकी जो टंगरेल होती है वो कैसी होगी? बिल्कुल स्ट्रेट होगी। जो स्ट्रेट होगी उसे स्ट्रेट स्विच कहेंगे, जिसमें कर्व दिया रहेगा उसे क्या कहेंगे हम? कर्व स्विच। जैसे देखिए ये जो टंगरेल दिख रही है कैसी है? कर्वेचर में दिख रही है, नहीं दिख रही है? तो जब ये कर्वेचर में है तो इस स्विच को क्या बोलेंगे हम? कर्व स्विच बोलेंगे। अगर यही स्ट्रेट रहती तो क्या बोलते हैं? इसे स्ट्रेट स्विच बोलते हैं। तो अभी स्ट्रेट स्विच तो हम यूज नहीं कर रहे हैं मोस्टली, अभी हम जितना भी यूज कर रहे हैं सब क्या कर रहे हैं? कर्व स्विच यूज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, देखो एक आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या दिख रही है? स्टॉक रेल दिख रही है, ठीक है। और स्टॉक रेल के बाजू में जो सटी हुई है ये क्या है? आपकी टंग रेल है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर जो रहेगा आपका ATC, एक्चुअल टो ऑफ स्विच, जो ATC होती है जहाँ पे उसकी टो होती है। अब ATC किसे कहेंगे? ये देखो ये डायग्राम दिख रहा है सबको? इस डायग्राम में ये जहाँ पे टंगरेल स्टॉक रेल से चिपकी हुई, इसी को क्या बोलेंगे? ATS बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ATS, एक्चुअल टो ऑफ स्विच, इसे क्या बोलेंगे? ATS। और देखिए यहाँ पे टंगरेल की तो कुछ मोटाई होगी, कुछ मोटाई होगी ना, और उसको मैं आगे जाके मिलाऊंगा तो कहीं देखिए इसको डायग्राम में समझते हैं। मान लो ये स्टॉक रेल है, ठीक है, और ये क्या है? मेरी टंगरेल है टंगरेल। तो टंगरेल जहाँ पे अगर ये सटी हुई रहती है, जहाँ पे ये एंड पॉइंट रहता है उसका, इसी को क्या बोलते हैं हम? ATS। क्या बोलते हैं इसको? ATS। मतलब ATS मतलब क्या होता है? एक्चुअल टो ऑफ स्विच। जो टंगरेल की जो टो होती है उसी को क्या बोलते हैं? ATS। लेकिन आप इसको देखो कि इस टंगरेल की इस टो पे कुछ मोटाई रहती है। इसकी जो मोटाई होती है वो होती है कितनी? 6 mm। कितनी होती है? 6 mm, ठीक है। तो अगर मैं इसको आगे अगर ऐसा मैं प्रोजेक्ट करूँ तो ये आगे किसी पॉइंट पर मिलेगी स्टॉक रेल से? ये 6 mm मोटी है, एकदम से यहाँ खत्म तो नहीं हो पाएगा। इसी को यदि लाइन को मैं आगे बढ़ाऊँ स्टॉक रेल को, टंग रेल को, तो आगे किसी जाके पॉइंट पे मिलेगी। इसे ही बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे? इसे ही बोलते हैं TTS। क्या बोलते हैं इसे? TTS। TTS मतलब होता है थ्योरेटिकल टो ऑफ स्विच। मतलब थ्योरेटिकल टो ऑफ स्विच कौन सा मिल गया मुझे? ये मिल गया। और ये क्या है? एक्चुअल है। ATS जो हमको नजर आता है, जो नजर आता है वो ATS नजर आता है, लेकिन उसी को आगे प्रोजेक्ट करेंगे तो जिस पॉइंट पे जाके मिलेगी उसे ही क्या बोलते हैं हम? TTS बोलते हैं। टंगरेल की बात कर लेते हैं। तो देखो टंगरेल का डायग्राम दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे ये टंगरेल जो रेड वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये आपकी क्या है? टंगरेल। रेड वाली क्या है? ये आपकी टंगरेल। और ये जो ग्रीन वाली दिख रही है ये क्या है? आपकी स्टॉक रेल है, ठीक है। तो ये टंगरेल है और ये स्टॉक रेल है। तो स्टॉक रेल तो नॉर्मल है, स्टॉक रेल की हाइट तो कैसी होती है? नॉर्मल होती है। लेकिन जो आपकी टंगरेल होती है, जैसे ये जो हाइट है ये कितनी होगी? D है। ये कितनी है? D है। तो एक बारह की जो आपकी 60 kg की जो टंगरेल होती है उसकी ATS पे जो हाइट रहती है वो होती है कितनी? 144। कितनी होती है? 144। वहीं अगर मैं 52 kg की बात करूँ तो वो होती है कितनी? 128। तो स्टार्टिंग पे टो पर जो टंगरेल की हाइट होती है वो 60 kg की होती है 144, और 52 kg की होती है 128। अब उस ATS से A दूरी पर, A दूरी मतलब आपका कितना है? आपका ये 1682 दूरी पर, 1682 मतलब 1.682 मीटर, 1.682 मीटर पे जो टंगरेल की जो हाइट होती है वो टंगरेल की जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 156.4। कितनी हो जाएगी? 156.4। और वहीं बी डिस्टेंस पे, बी डिस्टेंस मान लो आपका होता है 4.24 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो 4.24 मीटर यदि हम बढ़ेंगे, हाँ, तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी, हाइट जो हो जाएगी
वो कितनी हो जाएगी भैया जी, वो हो जाएगी आपकी 166। कितनी हो जाएगी, 166 mm। और जब टोटल हम सी दूरी मतलब 5.84 5.84 मीटर जब हम आगे बढ़ेंगे, तब इसकी जो हाइट होगी वो हाइट हमको मिलती है प्रॉपर कितनी, 172 mm। मतलब कहने का, ये समझाने का मतलब मेरा ये है कि जो मेरी टंगरेल होगी प्रॉपर उसकी है जो हाइट होती है वो होती है कितनी, 144 mm। कितनी होती है, 144 mm। और जैसे ही हम उसके टू ATS से कितनी दूरी पर जाएंगे आपका, उसका 58-40 मीटर, 5.84 मीटर पर जाएंगे। जैसे ही 5.84 मीटर पर जाएंगे तो उसकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 172, मतलब नॉर्मल साइज हो जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है आप लोगों से कि टंग रेल की एक्चुअल मतलब जो प्रॉपर हाइट है वो ATS से कितने मीटर दूरी पर मिलती है, तो कितने मीटर दूरी पर मिलेगी, 5.8 मीटर पर। ठीक है, बाकी इसमें कोई जरूरत नहीं ज़्यादा विस्तार से पढ़ने से। ठीक है, SRJ क्या होता है, SRJ मतलब स्टॉक रेल जॉइंट। स्टॉक रेल जॉइंट मतलब जहां पर स्टॉक रेल और रेल आपस में जॉइंट होता है उसी को क्या बोलेंगे हम, स्टॉक रेल जॉइंट या SRJ कहेंगे। उसके बाद फिर क्या है, थ्योरेटिकल टो ऑफ स्विच। थ्योरेटिकल टो ऑफ स्विच अभी मैंने बता दिया कि एक्चुअल में टो पे जो रेल की टंगरेल की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 6 mm होती है। अब 6 mm को हम क्या करेंगे, आगे प्रोजेक्ट करेंगे। तो आगे जब यदि हमने 6 mm को आगे प्रोजेक्ट किया तो किसी पॉइंट पर वो मिलेगा ना। ठीक है, काल्पनिक कोई रेखा यदि मैं यहाँ से आगे बढ़ाऊँ तो किसी पॉइंट पर मिलेगी, तो वो जिस पॉइंट पर मिलेगी उसे ही बोलेंगे TTS, मतलब थ्योरेटिकल टो ऑफ स्विच कहेंगे। और ATS तो एक्चुअल ऑफ क्या होता है, टो ऑफ स्विच ही होता है। ठीक है, अगले हम चर्चा कर लेते हैं कि स्विच एंगल। ठीक है, अब स्विच एंगल क्या होता है। ठीक है, टंगरेल के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है, टंगरेल के द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे हम, स्विच एंगल कहेंगे। अगर मैं 1.8.5 की बात करूं कर्व स्विच की PSC स्लीपर में, तो 1.8.5 जो टर्नआउट होता है उसका स्विच एंगल कितना होता है, 0 डिग्री 46 मिनट 59 सेकेंड। 1.8.5 कर्व का जो स्विच एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री 46 मिनट 59 सेकेंड। 1/12 की बात कर लूँगा तो 1/12 यदि कर्व है तो उसका स्विच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री 20 मिनट 0 सेकेंड। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भैया 1/12 का एक टर्नआउट का एक स्विच है, उसका आपका स्विच एंगल कितना होगा, तो स्विच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री 20 मिनट 0 सेकेंड। और 1.8.5 का स्विच एंगल कितना होता है, 0 डिग्री 46 मिनट 59 सेकेंड। अब इसके बाद चाहे आप कितना भी बढ़ा लो, 1/12 के बाद 1/16 कर लो, 1/20 कर लो, सबका स्विच एंगल बढ़ेगा नहीं, सेम स्विच एंगल रहेगा। 1/12 हो, 1/16 हो, 1/20 हो, तीनों का जो स्विच एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री 20 मिनट 0 सेकेंड। और उसका कैलकुलेशन है सिंपल निकालने का, डिस्टेंस ऑफ TTS और ATS। अब मैं आपको बताया था TTS क्या होता है, थ्योरेटिकल टो ऑफ स्विच, ATS एक्चुअल टो ऑफ स्विच। अब इनको निकालने का सिंपल सा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है T cot बीटा। ठीक है, अब T मतलब क्या होता है, थिकनेस ऑफ टंगरेल। थिकनेस ऑफ टंगरेल मैंने बता दिया कितनी होती है, 6 mm। ठीक है, उसके बाद बीटा क्या होता है आपका, स्विच एंट्री एंगल। स्विच एंट्री एंगल मतलब यही है स्विच एंट्री एंगल। जैसे 1.8 का है तो 0 डिग्री 40 मिनट 59 सेकेंड, और 1/12 का है तो 0 डिग्री 20 मिनट 0 सेकेंड। अब ये सारे मान अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमको एक्चुअल डिस्टेंस मिलता है किसका, TTS और ATS का। ये टोटल किस पर डिपेंड करेगा, टंगरेल की मोटाई पे। जितनी मोटी टंगरेल होगी उतना हमको लेंथ कैसी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो कैलकुलेशन करके बाद में देख लेना। मोस्टली 1.8.5 के लिए जो लेंथ होती है वो होती है 439 mm। 1.8 टर्नआउट होगा, 1.8 टर्नआउट में ये जो लेंथ निकलती है वो कितनी निकलती है, 439 mm। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी कि भैया 1.8 में ATS और TTS के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस कितना होता है। तो ATS और TTS का बीच की जो डिस्टेंस होता है 1.8 में वो कितना होता है, 439 mm। 439 mm। अब उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ 1/12 और 1/60 या 1/20 के कर्व की बात करें,
अगर एग्जाम में ये पूछता है कि 1 and 12 हो, 1 and 60 हो, 1 and 20 हो, इसमें ATS और TTS का डिस्टेंस क्या होता है, तो इसमें डिस्टेंस जो आता है वो आता है 0 mm। कितना mm आता है? 0 mm। बातें समझ में आई नहीं आई? ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना, आ जाएगा, मान पुट करके इसको कैलकुलेशन करके, इसका 6 mm नहीं रहता, नहीं कैलकुलेशन करके देख लेना, कैलकुलेशन में लगभग 0 के आसपास आता है, क्योंकि ये जो एंगल होता है ना 8.5 का, वो एंगल ज़्यादा होता है, ठीक है, 0.46 का उससे आधा 20 हो जाता है, तो इतना आता है जिसको हम नगण्य मान के उपेक्षा कर देते हैं और उसको कितना मान लेते हैं, लगभग 0। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 1 and 12 के में ATS और TTS के बीच का डिस्टेंस कितना रखा जाता है, तो 0 mm रखा जाता है। 1 8.5 में कितना रखा जाता है, तो 439 mm रखा जाता है। अगली जो चीज़ आती है वो आती है थ्रो ऑफ स्विच। थ्रो ऑफ स्विच, अब थ्रो ऑफ स्विच क्या कहते हैं, टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में, मतलब जो डिस्टेंस होता है, जो थ्रो होती है, उसी को क्या बोलते हैं, थ्रो बोलते हैं, थ्रो ऑफ स्विच कहेंगे। अब थ्रो ऑफ स्विच कहाँ नापते हैं, तो ATS पे नापते हैं। कहाँ नापते हैं, ATS पे। अब कितनी होती है थ्रो ऑफ स्विच, तो जो थ्रो ऑफ स्विच होती है, यदि ऑर्डिनरी मेरा क्या है आपका स्विच है, अगर ऑर्डिनरी स्विच है तो जो थ्रो ऑफ स्विच होती है वो होती है कितनी, 112, बताओ कितनी होती है, 115 प्लस माइनस 3, कितनी होती है, 115 प्लस माइनस 3। हाँ पहले होता था, नए आंकड़े में ऐसा कुछ नहीं है, सीधे 115 प्लस माइनस। हाँ जैसे देखो बात, मिनिमम 115 ही है। हाँ मिनिमम नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूँ। अब जैसे सपोज ये है मेरा स्टॉक रेल और ये मेरी टंग रेल है, अब इसके बीच थ्रो कहाँ नापेंगे, हम यहाँ पर नापेंगे, ठीक है, यही थ्रो होगा। तो ये थ्रो यदि ऑर्डिनरी स्विच है मेरा, तो ये जो होता है वो होता है 115 प्लस माइनस 3। अब 115 प्लस माइनस 3 का ये मतलब होगा कि 15 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 112। तो ये डिस्टेंस 112 से 118 के बीच होना चाहिए। लेकिन अगर यही थ्रो ऑफ स्विच में TWS में नाप रहा हूँ, किस में नाप रहा हूँ, TWS मतलब थिक वेव स्विच में, तो थिक वेव स्विच में यही डिस्टेंस जो हो जाता है वो हो जाता है 160 प्लस माइनस 3। कितना हो जाता है, 160 प्लस माइनस 3। तो सिंपल सी बात ये है कि ऑर्डिनरी स्लीपर में ऑर्डिनरी स्विच होगा, ऑर्डिनरी स्विच में मेरा कितना होगा, थ्रो जो होगी थिक आपकी कितनी होगी, 115 प्लस माइनस 3। और यदि TWS है तो TWS थिक वेव स्विच में कितनी होती है, 160 प्लस माइनस 3। हाँ थ्रो ऑफ स्विच सबकी सेम रहेगी, ठीक है। अब देखो इसमें अब 2 कंडीशन मैंने बताया, अब जितना करना है तो सब एक्चुअल में करना है, जो करना है न्यू में एक्चुअल में। लेकिन अगर कोई स्विच मेरा पहले से ही डला हुआ है, अगर कोई मेरा स्विच पहले से ही डला हुआ है और मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मैक्सिमम अभी जितने भी स्विच है सबकी थ्रो ऑफ स्विच हमने मैनेज कर दिया है, और जो भी पहले आपकी 95, 96, 110 तक रहती थी वो सबको कितना कर दिया, 115 प्लस माइनस 3 के क्राइटेरिया में ला दिए। लेकिन कहीं अगर नहीं ला पा रहे हैं और एग्जिस्टिंग मतलब पहले से डला हुआ है, तो वो कितना रह सकता रहता है, 95 mm, ठीक है, पुराना है तो 95, और नया जितना भी करेंगे वो कितना है, 115 mm। तो 115 फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, 115 प्लस माइनस 3। और ये भी बता चुका हूँ कि थिक वेव स्विच 60 प्लस माइनस 3। अब एक चीज होती है जंक्शन ऑफ हेड, JOH, ठीक है। तो JOH किसे कहेंगे, जहां पर टंग रेल और स्टॉक रेल दोनों के हेड की जो चौड़ाई होती है वो कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है, उसी को क्या बोलेंगे, जंक्शन ऑफ हेड। जहां पर दोनों का हेड कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाएगा, देखो ये इक्वल हो गया। उसके बाद ठीक है, जंक्शन ऑफ हेड पे जो लेवल रहेगा ना, उस पर आपकी जो स्टॉक रेल होगी, स्टॉक रेल से हमारी जो टंग रेल है उसकी हाइट बढ़ जाती है। JOH पे हमारी स्टॉक रेल से टंग रेल की हाइट कैसी हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो कितने mm ऊपर उड़ जाती है, वो 6 mm, ठीक है। नॉर्मल जब स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, मैंने आपको बताया था कि जो टंग रेल रहेगी वो हमारी कितने mm राउंड रहेगी, हाँ वो रहती है लगभग 6 mm डाउन रहती है। कितने mm डाउन रहती है, 6 mm,
और जब JOH पे आ जाते हैं तो कितने mm बढ़ जाती है, उससे 6 mm बढ़ जाती है। अब उसके बाद जो अगला जो पॉइंट है वो है आपका हील डाइवर्जन। क्या है अगला आपका? हील डाइवर्जन। तो हील डाइवर्जन किसे कहते हैं? जो हील रहता है आपका, जो हील ब्लॉक का जो गुटका रहता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम? हील डाइवर्जन। जब भी हम हील डाइवर्जन नापते हैं तो हमेशा याद रखना कि हील डाइवर्जन जो रहता है वो डिस्टेंस रहेगा गेज फेस टू गेज फेस का या नॉन गेज टू नॉन गेज। जब भी आप हील डाइवर्जन नापोगे तो कैसे नापोगे? गेज फेस टू गेज फेस या नॉन गेज टू नॉन गेज। ऐसे नहीं नाप लेना कि मैं इसका गेज फेस ले लूँ और इसका नॉन गेज ले लूँ। हमेशा जब भी नापोगे हील डाइवर्जन तो गेज फेस टू गेज फेस और नॉन गेज टू नॉन गेज। बात समझ में आ रही है ना? गेज टू गेज और नॉन गेज टू नॉन गेज, ठीक है। और जैसे 1 8.5 है तो 1 8.5 का जो हील डाइवर्जन होता है वो कितना होता है? 182.5 mm। 1 8.5 का जो हील डाइवर्जन होता है वो होता है 182.5 mm। वहीं अगर हम 1 12 का हील डाइवर्जन नापते हैं तो वो कितना होना चाहिए हमारा? 175 mm। तो हील डाइवर्जन जो रहेगा 1 12 का वो होता है 175 mm और जो 1 8.5 है 1 8.5 का कितना होता है? 182.5 mm। हाँ 182.5। 1 8.5 का हील डाइवर्जन होता है 182.5 और 1 12 का जो हील डाइवर्जन होता है वो कितना होता है? 175। हील डाइवर्जन देख लो, आपने देखो एक गुटका लगा रहता है, एक पीछे क्या लगा रहता है? एक गुटका लगा रहेगा। मान लो सपोज मान लो यहाँ पे ये गुटका लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। जब भी अब इसमें आप हील डाइवर्जन नापेंगे तो हील डाइवर्जन जब भी नापोगे तो क्या नापोगे भाई? गेज फेस टू गेज फेस। मतलब इसका गेज फेस क्या ये है और इसका गेज फेस क्या होगा? ये होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा इसी को हम क्या कहेंगे? हील डाइवर्जन। गेज फेस टू गेज फेस में यहाँ से लेकर मतलब आपका स्टॉक रेल के गेज से लेके टंग रेल के गेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसी को क्या बोलेंगे हम? हील डाइवर्जन, ठीक है। तो इसमें बता दिया कि यदि मेरा 1 8.5 है, अगर 1 8.5 है, 1 8.5 था तो कितना था? 182.5। और यदि 1 and 12 का है तो 1 and 12 का कितना होता था? 175 mm। 175 mm। इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं, फिक्स होना चाहिए। थोड़ा बहुत चलता है, उसको ठीक करो, मैनेज करो, उसमें कुछ नहीं। वो तो नट है, वो तो उसमें एक वाइसर डाल दो, अंदर एक वाइसर डाल दो, ज़्यादा है तो वाइसर निकाल दो, उसका ईजी है उसको मेंटेन करना, आराम से उसको मेंटेन हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम स्विच लेंथ। किसकी बात करेंगे? स्विच लेंथ। मतलब जो हमारे इसकी जो स्विच होती है उस स्विच की लेंथ क्या होती है उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हमेशा याद देखो स्विच लेंथ कहाँ से कहाँ आती है। ये देखो गुटका जो दिख रहा है ना आपका हील डाइवर्जन का, जहां पर हम नाप रहे हैं, क्या नाप रहे हैं? जहां पर हम हील डाइवर्जन नाप रहे हैं। तो हील डाइवर्जन से आपका ATS एक्चुअल टो ऑफ स्विच के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं स्विच लेंथ, ठीक है। ATS से लेकर हील डाइवर्जन का जो बीच का सेंटर, मतलब जहां पे हम क्या नापते हैं? हील डाइवर्जन नापते हैं, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? जिसको HOS भी बोलते हैं, हील ऑफ स्विच भी बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है आपका ATS से हील ऑफ स्विच का, इसी को बोलते हैं स्विच लेंथ। और स्विच लेंथ ऑफ टंग रेल हमेशा जो रहेगी वो स्विच लेंथ से ज़्यादा रहेगी। हमेशा याद रखना, टंग रेल की जो लेंथ होगी वो स्विच लेंथ से हमेशा कैसे होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि टंग रेल का जो जॉइंट होता है फ्री जोड़, वो हील्स डाइवर्जन से पीछे होता है, नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे बात कर लेता हूँ मैं ब्रॉड गेज में, एक 1 and 12 का टर्नआउट है मेरा। तो 1 and 12 के यदि मेरा स्विच लेंथ है तो स्विच लेंथ कितनी होती है? 47-25। कितनी होगी? 47-25 स्ट्रेट स्विच की होती है। और कर्व की कितनी होती है? 6400। कर्व की कितनी होती है? 6400। सिंपल सी चीज़ है। देखो स्ट्रेट तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी, तो स्ट्रेट का याद ना रहे, लेकिन कर्व का हमें पता होना चाहिए। तो 1 8.5 की जो स्विच लेंथ होती है वो होती है 6400 और 1 and 12 की जो स्विच लेंथ होती है वो होती है 10 125 mm। 1 12 की जो आपका कर्व स्विच है
उसकी स्विच लेंथ कितनी होती है 10/125 और 1/8 की कितनी होती है 6400। 1/8 की जो स्विच लेंथ होगी वो होगी 6400 और आपका 1/12 की कितनी होगी 10/125। वहीं अगर मैं टंगरेल की बात कर लूँगा तो जो आपका 1/12 की जो टंगरेल है उसकी लंबाई होती है 1190। क्या होती है आपकी 1190। और वही यदि 12 की बात करेंगे तो कितनी होती है 12/35/6। 12/35/6। तो हमेशा टंगरेल स्विच लेंथ से कैसी होगी ज़्यादा होगी। 1/8 की स्विच लेंथ होती है 6400, 1/12 की स्विच लेंथ होती है कितनी आपकी 10/125। अब देखो इसमें क्या लगे रहते हैं स्ट्रेचर बार लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं स्ट्रेचर बार। ठीक है, ऑर्डिनरी जो स्विच आता है उसमें क्या लगे रहते हैं स्ट्रेचर बार। तो स्ट्रेचर बार किसे कहते हैं भाई, स्ट्रेचर बार आप देखे होंगे हाँ बिल्कुल, जो आपके विलियम पट्टे होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम स्ट्रेचर बार कहते हैं। अब स्ट्रेचर बार कहाँ लगती है भाई, जैसे सपोज मान लो ये मेरा टर्न आउट है, ये क्या है मेरा टर्न आउट है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जहाँ पे मेरे 3 नंबर और 4 नंबर स्लीपर के बीच में पहला विलियम होता है, फर्स्ट स्ट्रेचर बार होती है। कौन सी होती है, फर्स्ट स्ट्रेचर बार। इसके बाद फिर पीछे 1 2 3 ऐसी 3 स्ट्रेचर बार पीछे होती है। ऐसे टोटल मिला के यदि मैं 1 and 12 की बात करूँ तो 1 and 12 में कितनी होती है 4 स्ट्रेचर बार होती है। और वही यदि मैं 1/8 की बात करूँ तो 1/8 में कितनी होती है आपकी 3 स्ट्रेचर बार होती है। 1/8 में कितनी स्ट्रेचर बार होगी 3 और 1/12 के टर्नआउट में कितनी स्ट्रेचर बार होगी 4। तो ये पहला जो स्ट्रेचर बार होता है ऑर्डिनरी, ये सारी किसमें होती है और ऑर्डिनरी स्विच में। थिक वेव स्विच में स्ट्रेचर बार नहीं लगती है, वहां पर क्या लगी रहती है आपकी एसएसडी लगी रहती है, वहां पर क्या लगी रहेगी आपकी एसएसडी। तो जब भी हम स्विच नापते हैं, जब भी हम क्या नापेंगे स्विच नापेंगे, तो यहाँ पर ये जो लीडिंग स्ट्रेचर बार है इसका और स्टॉक रेल के बीच का क्लियरेंस नापते हैं। इसके बीच का क्या नापते हैं क्लियरेंस नापते हैं। कैसे नापेंगे भाई, ये मान लो आपकी स्टॉक रेल है, मान लो ये स्टॉक रेल है और इसके नीचे क्या रह चलती है हमारी स्ट्रेचर बार। अच्छा दिख नहीं रहा, देखो ये मेरी क्या है आपकी ये टंग रेल, ठीक है। इसके नीचे आपकी क्या है स्ट्रेचर बार है, मान लो ये स्ट्रेचर बार है स्ट्रेचर बार। अब इस स्ट्रेचर टंग रेल के ये जो स्ट्रेचर बार चल रही है ये स्टॉक रेल के नीचे ही तो चल रही है ना। अगर मूवमेंट होगा स्विच चलेगा तो स्टॉक रेल के नीचे ही चलेगा ना। तो आप उसमें विलियम का स्टॉक रेल के बीच का क्लियरेंस नापते हो, फिलर गेज से नापते नहीं नापते 3 नंबर 4 नंबर बीच में। तो वो जो क्लियरेंस होता है तो वो क्लियरेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस है जो दिख रहा है ना, टंग रेल और स्टॉक रेल और आपका स्ट्रेचर बार के बीच का जो एक क्लियरेंस है, ये किसी भी कंडीशन में 1.5 mm से कम नहीं होना चाहिए और 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपका फर्स्ट विलियम बार स्ट्रेचर बार का जो क्लियरेंस होता है वो किसी, ठीक है, ये चीज़ मैं देखो आपको बता चुका हूँ ये कि जो इसका जो क्लियरेंस है वो कितना होना चाहिए 1.5 से कम नहीं होना चाहिए और 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब भी हम लीडिंग स्ट्रेचर जब भी स्ट्रेचर बार लगाएंगे, जब भी स्ट्रेचर बार बांधेंगे तो उसमें क्या करते हैं होल करना पड़ेगा ना। टंग रेल में हमको क्या करना पड़ेगा होल करना पड़ेगा। तो जो होल करने के लिए जो डाया है वो कौन सा डाया यूज़ करते हैं हम 18 mm का, ठीक है। ये पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी स्ट्रेचर बार के हम होल करेंगे तो उसमें जो जिस डाया का होल होता है वो कितने mm का होता है 18 mm का। अब स्लाइड चेयर, ठीक है। अब स्लाइड चेयर क्या होती है, जो स्टॉक रेल के नीचे जिसमें टंग रेल क्या करती है स्लाइड करती है। स्टॉक रेल के नीचे जो चेयर प्लेट लगी रहती है जिसमें हमारी टंग रेल क्या करती है स्लाइड करती है, उसे ही क्या बोलते हैं हम स्लाइड चेयर कहते हैं। ठीक है, ये अब देखो लीड की बात कर लेते हैं कि भैया टोटल हमारी लेंथ की बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड रेडियस ऑफ लीड कर्व। तो जो लीड की जो कर्व होता है
अब लीड कर्व का यदि 1/12 है, टर्नआउट मेरा कौन सा है 1/8 है, तो 1/8 में कितनी होती है आपका 23/60 mm कितनी होगी रेडियस 23/60 mm। और यही अगर मेरा 1 and 12 का होगा तो ये कितनी होती है 441360 mm, 441360 mm ये रेडियस होती है। जिससे जो लीड कर्व होगा ना, लीड कर्व समझते हो नहीं समझते हो, देखो ये मेरा टर्नआउट है टर्नआउट। ये टर्नआउट कोई ना कोई यहाँ पे कर्व बनाएगा, एक रेडियस कर्व बनाएगा ना, और जब भी कर्व बनेगा तो एक रेडियस बनेगा। ये लीड में यहाँ इसके बाद में ये जो रेडियस बनाएगा, जब यहाँ पे आप वर्साई नापते हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई रेडियस होगी नहीं होगी, तो ये जो रेडियस होती है उस रेडियस की बात कर रहे हैं, क्योंकि लीड का ये जो कर्व बनेगा तो एक रेडियस होगी, तो जो रेडियस होगा वो 1/8 में कितना का रेडियस रहता है 23/60 mm का, और 1/12 की रेडियस कितनी होती है 441360 mm। अगर डिग्री ऑफ कर्व की बात करेंगे तो जो 1/8 होता है उसमें होता है 7.53 डिग्री का, ठीक है। कितना डिग्री का कर्व बनता है भाई 1/8 में 7.53 डिग्री का। और वहीं यदि 1/12 की बात करेंगे तो वो बनता है कितना 3.965 डिग्री का, जिसको राउंड फिगर में हम बोलते हैं 4 डिग्री का। मोस्टली हम जब कंसीडर करते हैं तो 1/12 को एज 4 डिग्री के कर्व के रूप में कंसीडर करते नहीं करते हैं। जो हमारा 1/12 का रहता है वो लगभग कितना होता है 4 डिग्री। एक्यूरेट की बात करें तो कितना होगा 3.965 डिग्री, ठीक है। 1/12 का जो रहता है 7.5 डिग्री का, ठीक है। अब क्रॉसिंग असेंबली आती है पीछे, ठीक है। तो आपके सामने देखो ये दिखा है, ये बिल्टअप क्रॉसिंग दिख रही है, और ये कौन सी दिख रही है सीएमएस क्रॉसिंग। तो बिल्टअप क्रॉसिंग और सीएमएस क्रॉसिंग में क्या है कि इसको हमने क्या किया, देखो यहाँ बिल्ट किया है, ये अलग अलग कलर है। जैसे ये देखिए ये येलो कलर की अलग है, फिर ये आपका जो पिंक सी दिख रही है, ब्लू सी दिख रही है, ये सब कैसी अलग अलग है। अलग अलग जो जितनी भी रेलें हैं उसको हमने कैसे जोड़ के रखा है बोल्ट के द्वारा, बोल्ट और गुटकों के माध्यम से इसको क्या करके रखा है आपस में जोड़ के रखा है। तो इसे क्या बोलेंगे हम बिल्टअप क्रॉसिंग। लेकिन जो कंपनी में वहीं से क्या होती है बिल्ट सीएमएस मतलब कास्ट होके आती है, कास्ट होके आती है, उसको क्या बोलेंगे हम सीएमएस क्रॉसिंग। ये देखो सीएमएस क्रॉसिंग दिख रही है, तो सीएमएस क्रॉसिंग में ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं वीक पीस। वी पीस क्या बोलते हैं इसको वी पीस। ये अलग अलग रेलों है, ये अलग रेल है, ये अलग रेल है, दोनों को यहाँ पे आपस में जोड़ दिया, और इस पीस को क्या बोलेंगे हम वी पीस। जो पीछे का जो जोड़ होता है उसे बोलते हैं हील ऑफ क्रॉसिंग, जो आगे का जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं टीओसी मतलब टो ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। अब ये जो है ये है एएनसी, एएनसी मतलब एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। और ये जो होती है उसके आगे यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ प्रोजेक्ट करूँ तो किसी पॉइंट पे एक दूसरे को काटेगी, तो जिस पॉइंट पे ये मिलेगी उसको बोलते हैं टीएनसी। टीएनसी मतलब थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। ये थ्योरेटिकल नोज है और ये क्या है आपकी एक्चुअल नोज है, ठीक है। अब ये जो आपका एनसी टीएनसी के बीच का ये जो खाली एरिया रहता है इसको बोलते हैं थ्रोट ऑफ क्रॉसिंग। थ्रोट ऑफ क्रॉसिंग जहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे व्हील चलता है, जो व्हील को चलने के लिए जो ओपन एरिया जो छोड़ा जाता है उसी को क्या बोलते हैं थ्रोट ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। लेवल क्रॉसिंग की यदि मैं लेंथ की बात करूं सीएमएस क्रॉसिंग की और बिल्टअप क्रॉसिंग की, तो सीएमएस क्रॉसिंग हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो 1.8 की सीएमएस क्रॉसिंग की लेंथ होती है 3300। 1.8 सीएमएस क्रॉसिंग की लेंथ कितनी होती है 3300, और हाँ फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ। और वहीं अगर 1/12 की बात करेंगे तो कितनी होती है 4350, कितनी होती है 4350। और वहीं 1/16 की बात करेंगे तो कितनी हो जाती है आपकी 5400।
ठीक है, ये एक CMS बनी है आपके सामने ये, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होता है आगे वाला जो जोड़ होगा इसी को क्या बोलेंगे, टो ऑफ क्रॉसिंग, TOC, इसको क्या बोलेंगे आप, TOC, TOC। ये पीछे वाला जो जोड़ होता है इसको बोलते हैं HOC, क्या बोलेंगे, HOC, मतलब व्हील ऑफ क्रॉसिंग। ये जो जॉइंट दिख रहा है, ठीक है, ये जो जॉइंट होता है इस जॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, ANC, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। और इसी को यदि मैं आगे बढ़ा दूं, ये कुछ मोटाई होती है, यहाँ पे इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 13 mm। NC पर जो नोज होती है वो कितने mm मोटी होती है, 13 mm मोटी होती है। अब उस 13 mm मोटी को यदि सपोज मान लो ये मेरी NC इतनी मोटी है, अब इसको मैं आगे प्रोजेक्ट करूँगा, अगर मैं इसको आगे प्रोजेक्ट करूँगा तो आगे चल के किसी पॉइंट पे मिलेगी नहीं मिलेगी, तो जिस पॉइंट पर मिलेगी उसको बोलते हैं TNC, उसको क्या बोलेंगे, TNC, मतलब आगे चल के किस पॉइंट पे यदि ये मिलेगा इसी को क्या बोलेंगे हम, TNC। TNC मतलब थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग कहा जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ऐसी चलेगी ना, तो ये जो बीच वाला पोर्शन, ये जो खाली वाला दिखता है इसी को बोलते हैं थ्रो, क्या बोलते हैं इसको, थ्रो बोलेंगे, थ्रो ऑफ क्रॉसिंग बोलेंगे। यहाँ पे कैसा रहता है, बिल्कुल फ्री रहेगा। अब जब मेजरमेंट की बात करते हैं, अब किसकी बात कर लेते हैं, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के लिए आपके CMS क्रॉसिंग में आप देखना एक मार्किंग रहती है कि ये जो आपका ANC है, जो आपकी NC है, NC से 2 लाइनें रहती है, एक लाइनिंग खींची जाती है आपका जिसका डिस्टेंस NC से रहता है कितना मीटर पे, 100 मीटर पे, 100 mm पे, कितना mm पे, 100 mm पे। तो एक लाइन रहती है 100 mm पे और दूसरी एक लाइन खींची रहती है वो रहती है 150 mm पे, एक 100 mm पे रहती है और 150 mm पे रहती है। तो जो 100 mm पे डिस्टेंस रहती है यहाँ पर हम नोज का वियर नापते हैं, 100 mm डिस्टेंस पे हम क्या नापेंगे, नोज का वियर। और 150 mm जहाँ पे नापेंगे वहाँ पर क्या नापते हैं हम, क्रॉस लेवल, क्या नापते हैं, क्रॉस लेवल। आप देखें ना CMS क्रॉसिंग में 2 मार्किंग रहती है, एक पीले कलर की रहती है और एक दोनों पीली, या एक वाइट कर देते हैं, एक वाइट या पीली या दोनों पीली कर देते हैं। तो एक जो रहेगी वो पहली वाली जो 100 mm पे रहेगी और दूसरी वाली 150 mm पे रहती है। जो 100 mm डिस्टेंस पे रहती है वहाँ पर क्या नापते हैं, वियर, नोज का वियर नापते हैं, ठीक है। और जो आपका 150 पे दूसरी वाली रहती है वहाँ पर क्या नापते हैं हम, क्रॉस लेवल नापते हैं, ठीक है। तो और क्रॉस लेवल कहाँ नापेंगे, एक तो नोज से हमने 150 mm पीछे नाप लिया और नोज से कितना आगे, 100 mm, 1 मीटर आगे, और नोज से फिर कितना, 1 मीटर पीछे। ऐसे हम 3 जगह, ऐसे हम कितनी जगह, 3 जगह क्या नापते हैं, क्रॉस लेवल नापते हैं, ठीक है। दूसरी चीज बात कर लिया मैंने कि जो वियर है, वियर तो नोज में हो रहा है, वियर तो कहाँ हो रहा है, नोज में हो रहा है, तो मैं 100 mm पीछे क्यों नाप रहा हूँ, वियर तो नोज में हो रहा है, मैं 100 mm पीछे क्यों नाप रहा हूँ, वहीं पे क्यों नहीं नाप रहा हूँ, जहाँ पे नोज है वहीं पे क्यों नहीं नाप रहा हूँ। वहाँ पे हम लोग इसलिए नहीं नाप रहे हैं क्योंकि एक्चुअल यदि आप नोज को देखोगे तो एक्चुअल जो नोज होती है वो सामने की तरफ क्या है, डाउन रहती, दबी हुई रहती है। कितनी दबी रहती है, तो 6 mm दबी रहती है। मतलब एक्चुअल जो नोज की हाइट है उस NC पर उसकी हाइट कितने mm डाउन रहेगी, 6 mm डाउन रहेगी। तो जब 6 mm अंदर झुकी हुई है तो ऑटोमेटिक रीडिंग कैसी आएगी, मेरी कम आएगी, है ना। तो उसके लिए उसको वहां ना नाप के, वो भी कितने mm तक डाउन रहती है, तो वो जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस ये रहता है आपका 90 mm। कितने mm, 90 mm। मतलब CMS क्रॉसिंग के NC से 90 mm डिस्टेंस तक मेरी जो नोज है वो कैसी रहती है, डाउन रहती है। तो इसलिए क्या होता है कि जब 90 mm तक डाउन है तो हम राउंड फिगर में इसको कितना ले लेते हैं, 100 mm। इसलिए कभी भी जब भी वियर नापो तो कितने mm दूरी पे नापते हैं हम, 100 mm डिस्टेंस पे, ठीक है। अभी तुमको पता भी चल गया क्यों नापते हैं। अब दूसरी चीज, अब नापेंगे तो कहाँ कहाँ नापेंगे, 3 जगह नापते हैं। जब हम नापते हैं तो 3 जगह नापते हैं नोज में वियर। एक तो नोज के ऊपर नापेंगे, दूसरा लेफ्ट विंग में नापेंगे और तीसरा राइट विंग में नापेंगे।
तो जो विंग में नाप देंगे तो जितनी रीडिंग आएगी उतनी रीडिंग हम लिख देंगे। लेकिन जब भी नोज में आप वियर नापो, अगर आप 60 kg की CMS क्रॉसिंग में नाप रहे हो तो जो भी रीडिंग आएगी उसमें 2.5 mm घटाकर लिखते हैं। कितने mm घटा के लिखते हैं? 2.5 mm। अगर 52 kg की CMS क्रॉसिंग को नाप रहे हो तो जितनी भी रीडिंग आएगी उसमें से 2 mm घटाकर लिखेंगे। 52 kg की CMS क्रॉसिंग में जो भी रीडिंग नोज पर आएगी उसको 2 mm घटा के लिखेंगे, और 60 kg की नोज में हम कितना घटा के लिखेंगे? 2.5 mm। 52 kg में 2 mm और 60 kg में 2.5 mm घटाकर लिखेंगे। ठीक है, और लेंथ बता रहा था मैं आपको, है ना। और यदि ये जो CMS क्रॉसिंग है मेरी, अगर CMS क्रॉसिंग मेरी अगर कौन सी है? 52 kg, सॉरी आपकी 52 kg, 1.8 की है। किसकी है? 1.8 की। तो इस CMS क्रॉसिंग की जो लेंथ होती है वो होती है 3300। कितनी होती है? 3300। अगर यही मेरी CMS क्रॉसिंग 1.8 की हो गई तो इसकी लेंथ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाती है आपकी? 43। हाँ सॉरी, ये 1.8 की कितनी हो गई? 3300। और 1/12 की, दूसरी क्या बता रहा हूँ मैं? 1/12। तो 1/12 की कितनी हो जाएगी? ठीक है, ये हो जाएगी आपकी कितनी? 4350। कितनी हो जाएगी? 4350। तो 1.8 की CMS क्रॉसिंग की लेंथ होती है 3300, और आपकी 4350 किसकी होती है? आपकी 1/12 की। लेकिन इसकी जो आपकी चेकरेल लगेगी, चाहे वो 1/12 में चेकरेल लगाओ, चाहे 1.8 में चेकरेल लगाओ, चेकरेल की दोनों की लंबाई सेम रहती है और सेम चेकरेल दोनों में यूज होती है। इसकी लंबाई होती है 4300, चेकरेल की लंबाई कितनी होती है? 4300। ठीक है, तो सिंपल से 3 चीज़ें हमने देख लिया कि 1/12 की जो आपकी CMS क्रॉसिंग है उसकी लेंथ हो जाएगी आपकी 1/12 की 4350, 1.8 की आपकी 3300, और दोनों के लिए जो चेकरेल लगेगी उसकी लंबाई होती है 4300 mm। सब mm में है ना। और वहीं अगर 1.8 की 1/16 की अगर हो जाए, वहीं अगर हम 1/16 की अगर हम CMS क्रॉसिंग यूज कर रहे हैं तो हाँ, एक थिक वेब नहीं, ये CMS क्रॉसिंग है। ठीक है, तो वो कितनी होगी उसकी? 5400। 1/16 की अगर CMS क्रॉसिंग है तो उसकी लेंथ कितनी होगी? 5400। जैसे 1.8 होती है उसका साइज कम होता है, 1/12 हो गया उसका साइज और थोड़ा सा बढ़ गया, कितना हो गया उसका? 3300 था, इसका 4350 हो गया। 1/16 हो गया तो CMS क्रॉसिंग की लंबाई और बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? ये 5400 हो जाएगी। अभी हमें यूज तो कर नहीं रहे ये वाला, क्या अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन है ये। ठीक है, हाँ इसमें चक्रेल दूसरी लगेगी, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी चक्रेल की। अभी देखिए, अभी चक्रेल है, आपको देखो ये चक्रेल का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। चक्रेल का क्या दिख रहा है? क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये आपकी जो है रनिंग लाइन है और ये क्या है? आपकी चक्रेल है। अब चक्रेल और रनिंग रेल के बीच में हमको क्या देना है? क्लियरेंस देना है। क्या देना है? क्लियरेंस। तो इसी को बोलते हैं चक्रेल का गैप। इसी को क्या बोलते हैं? चक्रेल का गैप। तो नॉर्मल हमारी चक्रेल का गैप हम कितना लिखते हैं? 41 से 45 mm। कितना रखते हैं? 41 से 45। अगर PSC स्लीपर में है तो 41 से 45। अदर देन PSC स्लीपर है तो वो होता है कितना? 43 से 48 mm। अदर देन PSC स्लीपर कितना हो जाएगा? सॉरी, अदर देन PSC स्लीपर कितना हो जाएगा? 44 से 48 mm। और यदि PSC स्लीपर है तो कितना हो जाएगा? 41 से 45 mm। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे PSC स्लीपर है उसका जो गेज होता है वो पहले ही -3 होता है। PSC का जो गेज होता है हमारा कितना होता है? -3 रहता है। 3 mm कैसा रहता है? कम रहता है। और नॉर्मल यदि मेरा हुडन स्लीपर है या कोई दूसरा स्लीपर है तो वहाँ पर 3 mm कम नहीं रहता। तो मतलब यदि 3 mm कम है तो क्या हो जाएगा भाई? नॉर्मल मेरा गेज कितना होता है? 1676। नॉर्मल गेज कितना है? 1676। अब PSC स्लीपर में मैंने 3 mm कम कर दिया तो 3 mm घटा दिया तो कितना हो जाएगा? 1673 हो जाएगा। अब जब मेरा 1676 है तो अदर के लिए कितना है गेप? 44 से लेकर 48 mm।
अदर देन पीएससी स्लीपर जो रहेगा, चेकरेल का जो गैप रहेगा वो रहेगा 44 से 48 mm। लेकिन 3 mm घटा दिए तो 3 mm यहाँ पे भी कम करना पड़ेगा ना, तो अब 3 mm घटा दो तो 44 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 41, और 48 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 45। चूंकि हमारा जो गेज होता है 3 mm टाइट होता है, इसीलिए पीएससी स्लीपर की चेकरेल का गैप कितना रखते हैं हम 41 से 45 mm। जब हम नापते हैं वो करते हैं तो 41 से 44 ही बताते हैं, कोई 44 से ज़्यादा का मैं भी तो तुमको बोल रहा हूँ कि हमारे पास जितना डाला है सब पीएससी स्लीपर डाला हुआ है। नहीं, यहाँ अपन 45 देख रहे हैं, जब वहाँ देखते हैं तो 41 से 44 रहता है डेट पे। 41 से 45 अगर एग्जाम में आता है तो 41 से 45 एग्जाम के हिसाब से 41 से कितना है 45। हाँ ये देखो लिखा भी है, लिमिट एज पर एसओडी चेक क्लियरेंस शुड बी 48 से 44 से 48 mm। किसके लिए? अदर देन पीएससी स्लीपर। अगर पीएससी स्लीपर है तो कितना होना चाहिए 41 से 45। ये देखो इसने वो भी बोल दिया आपका कि गेज कितना टाइट, गेज कितना 1673। पीएससी स्लीपर का गेज कितना रहता है मेरा 1673 रहता है, जिसमें मेरा चेकरेल का गेज कितना होगा 41 से 45 होगा। ये देखो ये आपकी रेल है नॉर्मल, और ये क्या बंधी हुई है आपकी चक्रेल बंधी हुई है। तो इसमें अब देखो मैं ये भी बताया था चक्रेल की लेंथ कितनी होती है 43-30, ठीक है 4300 लगभग अपन बोलते हैं, और क्या है 43-30। अब 43-30 है, अब इसमें जो आपका क्या रहता है चक्रेल कितने गुटके लगते हैं इसमें 4 गुटके। चक्रेल में 1 2 3 4 गुटके लगेंगे। तो जो आपका पहले के जो 2 गुटके रहते हैं स्टार्टिंग के बीच के, उनके जो डिस्टेंस रहता है वो होता है 875 mm। स्टार्टिंग के 2 गुटकों का बीच के 2 गुटकों का डिस्टेंस कितना रहता है 875 mm, और बाकी बाद के दोनों गुटके कितने रहते हैं 1.5 मीटर का। इस गुटके से इस गुटके का डिस्टेंस 1.5 मीटर, इस गुटके से आउटर वाले गुटके का डिस्टेंस कितना होता है 1.5 मीटर रहता है, ठीक है। और दोनों गुटके के बीच में जो हम बीच में जो नापते हैं एनसी के अपोजिट जो हमारा क्लियरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 41 से 45 mm होना चाहिए। चेकरेल क्लियरेंस नोज के अपोजिट डायरेक्शन में बीच के दोनों हील गुटकों पे कितना होना चाहिए 41 से 45 mm। और यही अगर हम आउटर में नापेंगे, यही कहाँ पे नापेंगे आउटर में, तो किसी भी कंडीशन में 68.75 mm से कम नहीं होना चाहिए। चेकरेल का क्लियरेंस आउटर साइड में, मतलब जहाँ से व्हील इंटर करे या एग्जिट करे, तो आउटर पॉइंट पे चेकरेल का डिस्टेंस किसी भी कंडीशन में 68-75 से कम नहीं होना, सॉरी 68-75 से कम नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा। तो राउंड फिगर में जब हम साइड में मैनेज करते हैं तो इसको लगभग हम 70 mm लेके चलते हैं। कितना चलते हैं 70 mm। 68.75 से कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा तो चलेगा। बाकी नोज के अपोजिट दोनों गुटकों के बीच में जो रहेगा, जहाँ हम 3 जगह नापते हैं, वहाँ पे डिस्टेंस हमारा पीएससी स्लीपर पे चेकरेल का डिस्टेंस 41 से 75 होना चाहिए। अदर देन पीएससी स्लीपर होगा मेरा कितना 44 से 48। जो विंग रेल नापते हैं अपन सीएमएस पर्सन को, तो वो मैक्सिमम कितने तक अपन चला सकते हैं? विंग रेल अपनी 44 mm होनी चाहिए। विंग रेल का जो गेप है ना वो 44 mm चाहिए। कितने डेप्थ तक इसको चला सकते हैं? 3 से 3-3.5 mm ले सकते हैं। 3 mm तक वो चलेगी, 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3-3.5 mm तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर क्या है उसका साइज थोड़ा सा डाउन हो जाता है। अब देखो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, अब देखो आप क्या लगेगा चेक रेल में डिस्टेंस ब्लॉक लगेगा, अंदर लगा है ना ये डिस्टेंस ब्लॉक, ये जो लगे हुए हैं दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये क्या है डिस्टेंस ब्लॉक है। अब ये डिस्टेंस ब्लॉक कैसे होने चाहिए भाई, तो डिस्टेंस ब्लॉक का साइज ये होता है। जो हम डिस्टेंस ब्लॉक यूज़ करते हैं उसकी जो लंबाई होती है डिस्टेंस ब्लॉक की वो होती है 125 mm। कितनी होती है 125 mm, ठीक है। और जो ड्राइंग नंबर होता है वो होता है T026। जो हम चेकरेल में जो गुटके लगाते हैं, जो ब्लॉक यूज़ करते हैं, उस ब्लॉक का ड्राइंग नंबर, जैसे अभी आप जाते हो बोले चेकरेल का यार हमको ब्लॉक चाहिए, गुटका चाहिए, तो ड्राइंग नंबर अगर हमें पता रहेगा तुरंत उठा के हम ले आ लेंगे, ठीक है। तो उसका ड्राइंग नंबर क्या रहता है आपका T026, ठीक है। और उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 125 mm, चौड़ाई जो होती है वो होती है 50 mm, और जो मोटाई होती है वो मोटाई कितनी होती है 3.15 mm। इसमें जो गोल का जो डाया रहता है, इसके अंदर जो होल रहता है, उस होल का डाया कितना होता है 31 mm। इसके होल का डाया कितना होता है 31 mm।
अब बात कर लेते हैं ओवरऑल लेंथ। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता भी है कि ओवरऑल लेंथ कितनी होती है। तो 1/12 की ओवरऑल लेंथ होती है 39,975। 1/12 की ओवरऑल लेंथ कितनी होती है 39,975। जैसे ओवरऑल लेंथ मतलब एसआर जैसे लेकर आपका लास्ट लार्जेस्ट स्लीपर जो होगा ना, वहां तक का जो टोटल ओवरऑल डिस्टेंस होगी वही कितनी होगी आपकी 39,975। वही 1/8 की बात करेंगे तो 28,613। 1/8 की जो ओवरऑल लेंथ होती है वो होती है 28,613। 1/8 की ओवरऑल लेंथ 28,613 और 1/12 की ओवरऑल लेंथ होती है 39,975। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 and 12 टर्न आउट की ओवरऑल लेंथ कितनी है। अभी सिर्फ इतना देख लो कि सिमिलर फ्लेक्सर किससे कहते हैं। जब कोई कर्व है, जैसे ये कर्व मेन लाइन में है, ये मेन लाइन है, मेन लाइन जो है ये भी कैसा है कर्व में। इस मेन लाइन की कर्व में मैं क्या डाल रहा हूँ, एक अपना क्या डाल रहा हूँ, लूप लाइन डाल रहा हूँ। लूप लाइन मतलब यहाँ पे क्रॉस ओवर डाल रहा हूँ। तो क्रॉस ओवर भी ऑलरेडी मेरा कर्व होता है और मेन लाइन भी कर्व में है ना। तो जिस डायरेक्शन में, जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये कर्व भी मेरा राइट हैंड साइड है और यहाँ से जो पॉइंट जो निकला हुआ है वो भी कहाँ निकला है, राइट हैंड साइड। तो जिस डायरेक्शन का मेरा कर्व है उसी डायरेक्शन में यदि मेरी क्या निकलता है, टर्नआउट निकलता है, तो ऐसे टर्नआउट को सिमिलर फ्लेक्सर टर्नआउट कहेंगे। बात समझ में आई। जिस डायरेक्शन में कर्व है उसी डायरेक्शन में टर्नआउट निकल जाए तो ऐसे कर्व को हम सिमिलर क्या कहेंगे, सिमिलर फ्लेक्सर टर्नआउट या टर्नआउट कहेंगे। बात समझ में आई। इसके लिए सिंपल सा फार्मूला होता है dt = dm + ds। ठीक है, dt = ठीक है dm + ds। इसका मतलब ये होगा dr है ना। d मतलब dr मतलब जो हम निकालेंगे। ठीक, dm मतलब होता है मेन कर्व। जैसे ये मेन लाइन है तो मेन लाइन का डिग्री ऑफ कर्व कितना है, जैसे ये मेन लाइन मान लो 1 डिग्री का कर्व है तो वो dm कितना हो गया मेन लाइन का। ठीक है, अब ये ब्रांच लाइन का ds कहलाता है। मान लो कि भैया हमारा 1/12 का, तो 1/12 का मैंने बताया था कितना डिग्री होता है, 3.9 कुछ था, मतलब 4 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, ओवरऑल डिग्री निकल जाएगी कि भैया वो टर्नआउट होगा उसमें कितना डिग्री फील करेगी। बात समझ में आ रही है ना। तो इसको बोलेंगे सिमिलर फ्लेक्चर। कौन सा कहेंगे हम, सिमिलर, मतलब जिस डायरेक्शन का कर्व है उसी डायरेक्शन में क्या निकलेगा, टर्नआउट। इसका कैलकुलेशन होता है, इसमें अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो सिमिलर समझ में आ गया। दूसरा होता है कंट्रेरी फ्लेक्सर। अब कंट्रेरी फ्लेक्सर में क्या है, देखो ये जो कर्व है ये मेन लाइन का कर्व है, मेन लाइन कर्व में गया है, मान लो 1 डिग्री का कर्व ये गया है और यहीं से मेरा टर्नआउट निकला है, लेकिन वो कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन। मेरा टर्नआउट है राइट, मेरा कर्व है राइट हैंड साइड का और उसी में से क्या निकल गया, लेफ्ट हैंड क्या निकल गया, मेरा टर्नआउट निकल गया। तो इस टाइप की जो सिचुएशन बनती है तो उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रेरी फ्लेक्सर। एक साइड जाएगा तो सिमिलर हो जाएगा, दोनों अलग अलग साइड जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, कॉन्ट्रेरी फ्लेक्सर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन लाइन और ये हो जाएगा। अब उसका फार्मूला क्या था भाई, dr = क्या था, dm + ds था, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों डिग्री को हम जोड़ देते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा कर्व 1/12 का है तो 4 डिग्री मिल गया, अगर 2 डिग्री का मेरा कर्व है तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ओवरऑल वहां पे फील कैसा करेगा टर्नआउट, मेरा 6 डिग्री का कर्व फील करेगा। बस समझ में आ रही है। अब एक कंट्रोलिंग फ्लेक्सर में अगर मेरा मेन लाइन का कर्व कितना है, मान लो 4 डिग्री, कितना है, 4 डिग्री, और जो मेरा टर्नआउट निकला है वो भी 4 का, तो 4 में से 4 घटा दो, 0 हो गया। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये होगा, अगर कम होगा तो माइनस में आ जाएगा, अगर कम होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कंट्रोवरी। देखो ये है सिंपल सा, ये मेरा कर्व है, राइट हैंड कर्व हो गया। ठीक है, इसी राइट हैंड कर्व में मेरा जो टर्नआउट भी कहाँ निकल गया, राइट हैंड निकल गया। तो ये कौन सा हो गया, मेरा सिमिलर हो गया। अब यही कंडीशन उल्टी हो गई। उल्टी कैसी हो गई भाई, कि अब ये जो मेरा था, ये मेरा राइट हैंड टर्नआउट है, कर्व है, और इस राइट हैंड कर्व में मेरा यहाँ से जो टर्नआउट निकला है वो कैसा निकला है, लेफ्ट हैंड निकल गया। तो ये क्या कहलाएगा, मेरा कॉन्ट्ररी फ्लेक्सर। तीसरी कंडीशन और ये होती है कि सपोज मान लो कि ये मेरा जो कर्व है इससे एक टर्नआउट, दोनों तरफ ही लगभग टर्नआउट निकल जाते हैं। इस चीज को समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। दोनों ही निकल जाते हैं, मतलब
इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों बिल्कुल कैसा होता है, सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं 20 से बांट दूं तो यहाँ का कर्व ये कर्व दोनों बराबर होते हैं और ये उसके जो डिस्टेंस होता है ये भी कैसा होता है, बिल्कुल बराबर, मतलब दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं। ये मोस्टली ये सिचुएशन आपको सैंडहम जैसी लोकेशन पे देखने मिलती है कि जहाँ पर क्या बनता है, सिमेट्रिकल, मतलब दोनों कर्व कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। ये एक टर्न आउट होता है, ये दूसरा भी ऐसा टर्न आउट की तरह ही फील करता है, ये मेन लाइन की तरह काम नहीं करता है, दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल कैसा होता है, सेम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिकल। बात समझ में आ गई। एक होगा सिमिलर, कंट्रोवरी, और तीसरा क्या हो जाता है आपका, सिमेट्रिकल। इसका फार्मूला क्या था, dr इज इक्वल टू dm प्लस ds। इसका फार्मूला क्या था, dr। अब कुछ नोट है उसको देख लेते हैं, हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट नोट है भाई। For turnout 1 in 12 taking off from curve is the resoluted lead curve radius will be radius the main line is curve not less than 350। ठीक है, पहली कंडीशन ये बोल दिया कि एक बार में जब भी हम क्या बिछाएंगे, कर्व बिछाएंगे, तो उसकी रेडियस किसी भी कंडीशन में 350 से कम नहीं होनी चाहिए। एक 1 in 12 या फ्लेटर, 1 in 12 हो या उससे फ्लेटर हो, ठीक है, उसमें जब भी हम कर्व बिछाएंगे तो उसकी रेडियस 350 mm से कम नहीं होनी चाहिए। 1 in 8.5 टर्न आउट सेल नॉट बी लेट फॉर द इनसाइड इन कर्व, ये कंडीशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना एग्जाम में आते हैं। पहली चीज समझ में आ गया कि 1 in 12 हो या उससे फ्लेटर हो, कोई भी टर्न आउट 350 मीटर रेडियस के कम में नहीं बिछाए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब 350 मतलब क्या होता है, 5 डिग्री हो जाता है। अगर 350 रेडियस को यदि मैं कर्व में बात करूं तो 5 डिग्री, तो 5 डिग्री से ज़्यादा, 5 डिग्री या उससे ज़्यादा की कर्व में कभी भी कोई हम टर्न आउट नहीं बिछाएंगे। दूसरी कंडीशन, 1.5 टर्न आउट नॉट बी लेट फॉर इनसाइड एक कर्व, किसी भी कर्व के इन साइड में 1.5 का टर्न आउट हमको बिल्कुल नहीं बिछाना है। बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा भाई, उससे कुछ चीज को समझ लो। जैसे ये है मेरा कर्व, मान लो ये बात कर रहे हैं, ये जो कर्व है, ये कर्व मैंने इनसाइड में क्या बिछा दिया हूँ, 1.5 बिछा दिया हूँ। मैं आपको बताया हूँ कि लगभग जो यदि 1/12 का बिछाऊंगा तो कितने डिग्री का कर्व बनता है, ये 4 डिग्री का। लेकिन यही 8 का 1.5 का बनेगा तो कितना था, 7 दशमलव कुछ था ना, 7.5 था, 7.5 डिग्री, 7.5, 7.5 डिग्री। अब 7.5 डिग्री और मान लो ये 1-2 डिग्री का और है, तो 7 और 2 कितना हो गया, 9 डिग्री। तो कितना ज्यादा कर्व हो जाएगा भाई, लगभग 10 के समथिंग हो जाएगा। तो उसमें तो हम तो कर्व ही नहीं, लाइन ही नहीं बिछा सकते, इतना डिग्री का तो हमको कर्व बिछाने की परमिशन ही नहीं है। इस कारण से ये सारी गलतियां ना हो, परेशानी में ना पड़े, इसलिए साफ कहा गया है कि इनर साइड नहीं बिछाएंगे। अगर इसी को मैं आउटर साइड अगर 1.5 का बिछा दूं तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा ना। तो फिर यदि 2 डिग्री बिछा रहा हूं मैं तो 7.5 में से 2 क्या होगा, माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, लगभग 5.5 ही होगा, तो भी मेरा ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो कभी भी एक पॉइंट हमेशा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखना कि 1.8 के टर्न आउट को कभी भी कर्व के इन साइड में नहीं बिछाएंगे। इनसाइड समझ में आ गया, नॉर्मल कंडीशन आगे। अब देख लो, वह 1.8 टर्न आउट विच कर्व स्विच में बी लेट फॉर द आउटर साइड ए कर्व अप टू 5 डिग्री इन एक्सपेक्टेशन द circumference with the approved of PCE where due to the limitation room in not possible for positive 1। ठीक है, अब देखो एक इसमें बहुत अच्छी चीज बोल दिया। पहली चीज तो इन्होंने ये बोल के रखा है कि किसी भी कंडीशन में इनर साइड में 1.5 का हमको नहीं डालना, पहली कंडीशन बोल दिया इनर साइड में। लेकिन अगर आउटसाइड में डालना है, कहाँ पे डालना है हमको, आउटर साइड में, लिखा हुआ है ना आउटर साइड में। अगर कर्व के आउटर साइड में डालना है तो कहां तक डालना है भैया जी, अप टू 5 डिग्री। कहां तक डालना है, अप टू 5 डिग्री।
मतलब यही बता रहा था मैं आपको कि पहली चीज अंदर साइड में तो 1 इन 8.5 का हमको डालना ही नहीं है, और बाहर साइड भी डाल रहे हो तो कहाँ तक डाल पाओगे, सिर्फ 5 डिग्री, 5 डिग्री तक डालोगे। 5 डिग्री से ज़्यादा मुझे बाहर साइड भी 8.5 का नहीं डालना। बात समझ में आ रही है? इनर साइड तो एक 8.5 डालना ही नहीं है, बाहर साइड डालोगे तो कहाँ तक डालोगे, सिर्फ 5 डिग्री। अब उसमें ये भी क्या बोल रहे हैं, उसमें भी ये बोल रहे हैं कि एक्सपेंसेशन सरकमपेलेंस विद द अप्रूवल बाय पीसीई। ठीक है कि भैया एक्सपेंशनल सरकमस्टेंस क्या है कि किसके अप्रूवल के साथ, पीसी साहब के अप्रूवल के साथ। वो भी डालोगे तो किसकी अप्रूवल के साथ, पीसी, वो भी पीसी साहब की परमिशन के अनुसार डालोगे। तो भी कब डालोगे, जब वहां पर एक 12 का टर्नआउट डालने की सिचुएशन ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है, इतना स्पेस ही नहीं है कि वहां मैं क्या डाल दूं, 1 in 12 का प्रोवाइड करूं। पहली तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हमको 1 in 12 का डालो। जब जगह नहीं है तो हम किस पे आएंगे, 1 8.5 में। अंदर तो डालेंगे नहीं, बाहर की भी बात आ गई 5 डिग्री तक, वो भी किसके अप्रूवल पे, पीसी साहब के। वो भी कब देंगे, जब ये लगे कि भैया 1/12 की तो वहां पे संभावना ही नहीं। There should be no change of cant between point 20 meter outside the toe of switch and nose of crossing. The aspect in the curve point and crossing have been taken for the transaction portion and curve. ठीक है, देखो एक और बहुत बड़ी चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ बताया जो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत होती है, वो क्या है कि किसी भी टर्नआउट में कैंट का बिटवीन 20 मीटर मतलब 20 मीटर आउटसाइड, मतलब देखो उसको सिंपल सा देख लो कि जो मेरा टर्नआउट होता है, एक टर्नआउट है, उस टर्नआउट का आगे का पॉइंट क्या होगा, एसआरजे हो जाएगा। ठीक है, एसआरजे के पहले मान लो, चलो टो मान लो, टो ऑफ स्विच मान लिया, टीओसी मान लिया, आगे टीओसी और पीछे कहां पे मान लिया मैंने आपका एचओसी, नोज ऑफ क्रॉसिंग, नोज ऑफ क्रॉसिंग, एनओसी, एक्चुअल एएनसी एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। तो एटीसी और एनसी के बीच में, एटीसी और एनसी के बीच में और उससे 20-20 मीटर दोनों तरफ, और उससे 20-20 मीटर दोनों तरफ कोई भी कैंट में चेंज नहीं होना चाहिए। देखो ये मेरी क्या है, इस पोजीशन को क्या कहूंगा मैं, ये जो है ये मेरी क्या है, एटीएस एक्चुअल टो ऑफ स्विच। ठीक है, यहाँ पे पीछे सीएमएस क्रॉसिंग जुड़ी होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, टीएनसी होगी यहाँ पर, या टीएनसी एनसी होगी, यहाँ पे एएनसी होगी। तो अगर ये यहाँ मेरी एनसी है और ये मेरा क्या है, एटीसी है, तो इन दोनों से इसके इधर 20 मीटर और इसके आगे 20 मीटर, मतलब उस स्विच के एनसी और आपका एटीसी और एएनसी के दोनों तरफ, स्विच के दोनों तरफ 20 मीटर डिस्टेंस तक कैंट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर मेरा यदि मेन लाइन का कर्व यदि 10 डिग्री का मतलब आपका 1 डिग्री का है तो कैंट कितना होगा, 60 mm का। तो कंटिन्यू उस एरिया में 60 mm मेरा कैंट आना चाहिए। ऐसा नहीं कैंट में परिवर्तन दे दें हम कि यहाँ पे 60 है तो वहां पे 40 करते, नहीं। स्विच के आगे भी 20 मीटर और स्विच के पीछे भी 20 मीटर तक कोई भी पोर्शन में कैंट में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, कि स्विच की भी कहां से लेंथ ली है उसने, एटीसी और एएनसी के दोनों तरफ 20 मीटर तक कोई भी कैंट में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। Normally turnout should not be take off the transition portion of the main line curve. कभी भी नॉर्मल कंडीशन में किसी भी टर्नआउट में ट्रांजिशन लेंथ नहीं आनी चाहिए। अब वो तो ये कह रहे हैं कि भैया कर्व में कैंट में वेरिएशन ही नहीं होना चाहिए, स्विच के एनसी और आपका एटीसी से दोनों तरफ 20 मीटर की दूरी तक भी कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए। जब वेरिएशन नहीं आना चाहिए तो वहां पे ट्रांजिशन लेंथ तो डाल ही नहीं सकते ना।
ट्रांजिशन लेंथ में स्विच टर्न आउट डाल पाएंगे क्या? नहीं डाल पाएंगे। तो कंडीशन ये है कि किसी भी कर्व की ट्रांजिशन लेंथ स्विच में नहीं आनी चाहिए। जिसमें परिवर्तन होता है, जैसे आपका कर्व, जहाँ से कर्व स्टार्ट होगा तो एक लेंथ तक ट्रांजिशन लेंथ रहती है, जहाँ पे फुल कैंड स्टार्ट हो जाता है, वो ट्रांजिशन लेंथ हमारी उसमें होनी। ट्रांजिशन लेंथ फुल कैंड से फुल कैंड के बीच होती है, जहाँ से मतलब कैंड शुरू होता है, जहाँ से मेरा कर्व स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पर मैं लाल कलर की खूंटी गाड़ता हूँ, रेल पोस्ट लगती है ना लाल कलर की, वहां से कंटिन्यू हमारा धीरे 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 हमारा कैंट और वर्साइन बढ़ती है। कहाँ तक बढ़ते हैं? जहाँ पर उसका मैक्सिमम कैंट और वर्साइन हमको मिल जाए। जैसे 1 डिग्री का है तो मैक्सिमम कैंट कहाँ हो जाएगा? 60, वर्साइन हो जाएगी 28.5, जिसको 29 लिखते हो आप लोग, ठीक है। तो वहां तक जैसे ही मिल जाएगा उसका फिर फुल सर्कुलर आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो पोर्शन होगा वहां पे हम, जहाँ पे हमारा फुल कैंट और वर्साइन मिल जाता है, वहां पे हम सफेद कलर की रेल की खूंटी गाड़ देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है लाल से व्हाइट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी को ट्रांजिशन लेंथ कहते हैं। कर्व के दोनों ओर रहेगी, तो इसमें हमको ट्रांजिशन, हमको टर्नआउट नहीं डालना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हुई कि डालना बहुत ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरी ही पड़ गया, तो उस कंडीशन में हमको परमिशन कौन देते हैं भैया? चीफ ट्रैक इंजीनियर साहब। कौन देंगे? सीटी साहब। तो सबसे पहले तो भैया हमको यही करना है नॉर्मली कंडीशन में कि ट्रांजिशन पोर्शन पे हमको क्या नहीं डालना है? नहीं डालना है, ठीक है। हाउएवर अगर जरूरत पड़ गई कि बिल्कुल बिना उसके नहीं चल रहा है, तो परमिशन किससे लेंगे? हम चीफ ट्रैक इंजीनियर साहब से लेंगे। थोड़ा सा और उसमें एक चीज़ मेंशन करते हैं अपन कि ये डायग्राम सबको दिख रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल, ये मेरी मेन लाइन है और ये मेरा क्या है? आपका टर्नआउट है। टर्नआउट में ये जो है आपका, ये जो कर्सर दिख रहा है ना मेरा, ये जो है आपका ATC है, ATS है, एक्चुअल टो ऑफ स्विच, ये ATS है, ठीक है, एक्चुअल टो ऑफ स्विच। और ये क्या है आपका? SRJ, ठीक है। ये SRJ, ये ATS, ठीक। उसके बाद फिर पीछे जाते हैं तो ये होता है HOS, हील ऑफ स्विच। क्या होता है? हील ऑफ स्विच। उसके बाद फिर जस्ट बैक साइड जाएंगे तो एक पॉइंट मिलता है मुझे P, ये होता है मेरा पॉइंट P का मतलब ये होता है कि सपोज ये मेरी मेन लाइन है, दिख रही है मेन लाइन। अब इस मेन लाइन का जो सेंटर लाइन है, और ये जो कौन सी लाइन है? ये मेरी आपका टर्नआउट की क्रॉसओवर की लाइन है, इसका भी एक सेंटर लाइन होगा। ये दोनों सेंटर लाइन आगे बढ़कर जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, जहां पर काटेगी, उसे ही हम कहते हैं P पॉइंट। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये साइड वाले डायग्राम में ये AB लाइन है और ये PB है, और ये PB इस AB को कहाँ काट रही है? P पे काट रही है। तो ये जिस पॉइंट पर अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये सेंटर लाइन है, उसको कहते हैं P पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहते हैं? P पॉइंट। ये जो एंगल बनाते हैं, इसको एंगल को कहते हैं अल्फा। ये जो एंगल जो बना रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? अल्फा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका SRJ और ये P का ये एक डिस्टेंस होता है। फिर P पॉइंट से लेकर आपका HOC, मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, और HOC मतलब हील ऑफ क्रॉसिंग का जो पीछे का जो जोड़ है, उसके बीच का भी एक डिस्टेंस होता है, ठीक है। P और ये जो रहेगा आपका कौन सा है? N1, मतलब NC, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी M है, और यहाँ से लेके जो आपका HOC का डिस्टेंस है वो भी आपका K। मतलब ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इनकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक कितनी होती है। जब आप स्विच डालो, जब आप असेंबल करो, तो ये लेंथ की आपको आवश्यकता पड़ती है। इन लेंथों पे हम आपको चर्चा करते हैं। इसका एक कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन से अलग अलग सारी की सारी लेंथें निकलती है। तो हम उसको कैलकुलेशन को बाद में अलग से पढ़ लेंगे, अभी यहाँ हम कैलकुलेशन की चर्चा नहीं करेंगे। डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ लेंथ के। तो अगर मेरा 1 8.5 का है, क्या है? 1 8.5, तो SRG से लेकर TNC तक का डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है? 26,295, ठीक है। SRJ से TNC देख लो। अब इस डायग्राम में देखो, ये आपका SRJ हो गया, और आपका एक हो गया TNC, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। यहाँ कहीं रहेगी? रहेगी नहीं रहेगी। तो इसका जो डिस्टेंस होता है टोटल, वो कितना होता है? 26,295,
ठीक है। वैसे ही 1 साढ़े 8 में m का डिस्टेंस 14,270, ठीक है। SR जैसे P का डिस्टेंस होता है 12,025, किसके लिए होता है ये आपका 1 साढ़े 8 के लिए, और 1/12 के लिए होता है 16,969। मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ, 1/12 के लिए SR जैसे लेके ये P का जो डिस्टेंस होता है, ये A वाला डिस्टेंस, ये कितना है 16,969 1/12 के लिए। उसके बाद डिस्टेंस क्या होता है TNC टू HOC, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग से HOC के बीच का डिस्टेंस जो होता है 1/12 के लिए कितना होता है 2803 ANC और TNC के बीच की दूरी, ठीक। और 1 साढ़े 8 में कितना होता है 2216। और ओवरऑल लेंथ की बात कर लेंगे तो ओवरऑल लेंथ कहाँ से स्टार्ट होती है आपके SR से HOC तक, ये कितनी है 28,511 और 39,903, ठीक है। और भी जो पार्टिकल हम यूज करते हैं उस लेंथ की टेबल पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो भी नॉमिनल गेज होगा टर्नआउट में, चाहे वो मेरा 1 साढ़े 8 का हो, चाहे 1n12 का हो, उसका जो नॉमिनल गेज होता है वो नॉमिनल गेज कितना होगा भाई हमारा, ठीक है। नॉमिनल गेज कितना होगा, इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितना होता है 1673। 1/12 हो चाहे आपका 1 साढ़े 8 हो, नॉमिनल गेज कितना होता है PSC स्लीपर के लिए 1673। और नॉर्मल गेज कितना होता है हुडन या अदर के लिए कितना होगा ये आपका 1676। नॉर्मल जो गेज है हमारा 1676 है, लेकिन PSC स्लीपर के लिए हमारा जो गेज होता है वो कितना होता है 1673। उसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस SRJ टू ATS। SRJ मतलब रेल स्टॉक रेल जॉइंट और आपका एक्चुअल टो ऑफ स्विच, इसके बीच का डिस्टेंस की बात करेंगे तो कौन सा होगा, देखो भाई ये SRJ है और ये क्या है ATS है। तो ATS से SRJ के बीच के जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस अगर 1 साढ़े 8 है तो ये होता है कितना 1500, कितना होता है 1500 मतलब 1.5 मीटर, ठीक है। और अगर 1/12 है तो ये कितना होता है भैया जी बताओ, 1/12 है तो ये होता है कितना आपका 1144, कितना होता है 1144। 1 साढ़े 8 के लिए 1500 होता है और 1/12 के लिए कितना होता है 1144। ये कौन सा डिस्टेंस है SRJ से आपका ATC, SRJ और ATC का डिस्टेंस होता है 1 साढ़े 8 के लिए 1500 और 1/12 के लिए 1144। अब बात करते हैं ATS से TTS, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था निकालना 6 में मोटाई के आधार पे, ठीक है। तो ATS एक्चुअल टो ऑफ स्विच से थ्योरेटिकल टो ऑफ स्विच का डिस्टेंस 1/12 में होता है 439, सॉरी 1 साढ़े 8 में, 1 साढ़े 8 में कितना होगा 439। ATS से TTS का डिस्टेंस 1 साढ़े 8 में होता है 439 और 1/12 के लिए कितना होता है 0, 1/12 के लिए 0 होता है और 1 साढ़े 8 के लिए होता है 439 mm। डिस्टेंस बात करते हैं ATS और HOS की। ATS मतलब एक्चुअल टो ऑफ स्विच से HOS हील ऑफ स्विच, जहां पे हम हील जॉइंट हील नापते हैं हील डाइवर्जन, ठीक है। उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है भाई, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये होता है 1 साढ़े 8 के लिए 6400 और 1/12 के लिए होता है 10125। इसी को बोलते हैं स्विच लेंथ, इसी को क्या बोलते हैं हम स्विच लेंथ। अगर एग्जाम में आती है 1 साढ़े 8 की स्विच लेंथ कितनी होती है तो 6400, 1/12 की स्विच लेंथ कितनी होती है तो 10125। कहाँ से कहाँ पे नापते हैं तो ATS से HOS के बीच में नापते हैं। उसका जो अगली है डिस्टेंस ऑफ HOS और TNC। HOS मतलब हील ऑफ स्विच और TNC मतलब थ्योरेटिकल नोज ऑफ स्विच, ठीक है। क्रॉसिंग TNC पहला वाला जोड़, CMS क्रॉसिंग का जो फर्स्ट वाला जोड़ रहता है थ्योरेटिकल TNC, थ्योरेटिकल जोड़ नहीं है, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग की बात कर रहा हूं मैं। थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग मैंने बताया था, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग से आपका कुछ दूरी आगे, जब उस एंगल को हम आगे प्रोजेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट पे वो आके मिलेगा, क्योंकि नोज की मोटाई मैंने बताया था कितनी 13 mm है, तो वो जो पॉइंट होगा उसी को क्या बोलते हैं TNC, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। तो HOS से थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है लीड रेल में वो कितनी होती है 1 साढ़े 8 के लिए
18,395 और 1/12 के लिए होती है 25,831। 18,395 और 25,831 मतलब 1/12 के लिए 25,831। थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ स्विच TTS से HOS, TTS मतलब थ्योरेटिकल टो ऑफ स्विच, ठीक है। थ्योरेटिकल मतलब 439 mm आगे 1.8 में, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। वो होती है थ्योरेटिकल टो ऑफ स्विच। ये कितनी हो जाती है भाई, ये हो जाती है 6839 1.8 के लिए और 10 125 होती है 1/12 की। क्यों ऐसा, मैं आपको बताया था 1.8 में TTS और ATS के बीच का डिस्टेंस कितना था 439, 1/12 में कितना था 0, 1/12 में हम क्या 0 मतलब उसको ATS और TTS हम सेम एक ही पोजीशन पे मानते हैं। 1/12 के लिए TTS और ATS दोनों कैसा मानते हैं, सेम एक ही पॉइंट पे मानते हैं, तो इसका डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। स्विच एंगल की बात करेंगे तो स्विच एंगल होता है कितना 1.8 का 0 डिग्री 46 मिनट 59 सेकेंड, 0 डिग्री 46 मिनट 59 सेकेंड 1.8 के लिए, 0 डिग्री 20 मिनट 0 सेकेंड किसके लिए होता है आपका 1/12 के लिए। डिस्टेंस बिटवीन गेज फेस ऑफ स्टॉक रेल टंग रेल ATS, ठीक है। ATS पर स्टॉक रेल और ATS पर जो टंगरेल है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, कितना गैप होता है मतलब डिफरेंस कितना होता है, तो 1.8 में कितना होता है 6 mm, 1.8 में कितना होता है 6 mm और 1/12 में कितना होता है 0 mm, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जब वो 1.8 में 6 mm की थिकनेस हम एक्स्ट्रा लेते हैं तभी तो जब आगे प्रोजेक्ट करते हैं तो 439 मीटर पे हमको TTS मिल जाता है, और इसमें कहाँ मिलता है, वही मिलता है क्योंकि कोई सेम वही माना गया है 0 0 लेकर। लेंथ ऑफ स्टॉक रेल, तो स्टॉक रेल की लेंथ क्या होती है 12,800 होती है 1.8 में, 1,300 होती है किसमें 1/12 में। 1/12 के टर्नआउट की स्टॉक लेंथ की जब लंबाई जो होगी वो होगी 1300 मतलब 13 मीटर और 1280 किसकी होगी आपकी 1.8 की, 13,000 13 मीटर 13,000 mm। लेंथ ऑफ टंगरेल की बात करेंगे तो 1.8 की होती है 1190 और आपकी 1/12 की होती है 1235 6, 1/12 की कितनी होगी 1235 6 और 1.8 की होती है 1190। हिल डाइवर्सन मैं आपको बता चुका हूँ, हिल डाइवर्सन 1/12 का होता है 182.5 और 1/12 का होता है 175। स्टैंडर्ड रेडियस ऑफ लीड कर्व, लीड कर्व का स्टैंडर्ड जो रेडियस होता है वो भी बता दिया मैंने। 1.8 का अगर लीड कर्व है तो उसका रेडियस कितना होता है भाई 23/60, 1.8 का जो आपका रेडियस होगा वो कितना होता है 23/60, 1.8 का जो स्टैंडर्ड रेडियस होता है लीड का वो होता है 23/60 और वहीं पर 1/12 का कितना होता है 44 13 60, 1/12 का कितना होती है रेडियस 44 13 60। द स्टैंडर्ड डिग्री ऑफ लीड कर्व, स्टैंडर्ड डिग्री ऑफ लीड कर्व कितना माना गया है 7.5 डिग्री किसके लिए माना गया है 1.8 के लिए और 3.965 मतलब लगभग 4 डिग्री किसके लिए माना गया है आपका 1/12 के लिए, ठीक है। 1/12 के लिए लीड कर्व कितना होता है माना है 4 डिग्री 3.965 और 7.5 डिग्री 7.53 किसके लिए होता है 1.8 के लिए। लेंथ ऑफ क्रॉसिंग भी बता चुका हूँ मैं, 1.8 की लेंथ ऑफ क्रॉसिंग 3300 होती है और 4350 किसकी होती है 1/12 की, 4350 किसकी होती है 1/12 की। यहाँ पे एक चीज और देखा था 116 की कितनी बताया था 5400। डिस्टेंस बिटवीन TOC और TNC, थ्योरेटिकल नहीं टो ऑफ क्रॉसिंग, टो ऑफ क्रॉसिंग और थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, टो ऑफ क्रॉसिंग और थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। अब टो ऑफ क्रॉसिंग क्या होगा, CMS क्रॉसिंग का जो आगे का पहला जोड़ होता है उसको टो ऑफ क्रॉसिंग कहते हैं, आखिरी जोड़ को क्या बोलते हैं HOC हिल ऑफ क्रॉसिंग। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं टो ऑफ क्रॉसिंग और TNC थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग के बीच की दूरी कितनी होती है 1084 1.8 के लिए और 1547 इसकी होती है 1/12 की। 1/12 टर्नआउट होगा तो TOC और TNC के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 1547 और 1.8 के लिए कितनी थी 1084।
TNC और HOC थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग और HOC के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 1 8.5 के लिए 22.16 और उसके लिए कितना होता है? 28.03। 28.03 1 12 के लिए और 1 8.5 के लिए 22.16। डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट पॉइंट ऑफ लीड कर्व एंड TAC। टेंजेंट पॉइंट बताया था मैंने P, जहाँ पे अल्फा कोण बन रहा था, ठीक है। टेंजेंट पॉइंट और TOC मतलब टो ऑफ क्रॉसिंग के बीच का डिस्टेंस 1 8.5 में 838 होता है और 1 12 में कितना होता है? 1877। टेंजेंट पॉइंट और टो ऑफ क्रॉसिंग के बीच का डिस्टेंस 1 8.5 के लिए होता है 838 और 1 12 के लिए कितना होता है? 877। क्रॉसिंग एंगल की बात करते हैं। क्रॉसिंग एंगल मतलब जो CMS क्रॉसिंग है, CMS क्रॉसिंग की जो टो है उस पर जो एंगल बन रहा है, क्रॉसिंग पे जो एंगल बन रहा है, जो अल्फा एंगल कहाँ बनता है? पॉइंट पे बनता है। ट्रांजिशन पॉइंट पे बनेगा ना, P पॉइंट, तो बताया था मैंने, जहाँ पर दोनों लाइनें आपस में जाकर मिल रही है, मेन लाइन और क्रॉसओवर की सेंटर लाइन जहाँ पे एक दूसरे को काटेगी, वही ट्रांजिशन पॉइंट कहलाता है। तो वो जो उसी को वहीं पे जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग एंगल। तो जो क्रॉसिंग एंगल होगा वो 1 8.5 का क्रॉसिंग एंगल कितना होता है? 6 डिग्री 42 मिनट 35 सेकेंड, ठीक है। 1 8.5 का क्रॉसिंग एंगल जो होता है 6 डिग्री 42 मिनट 35 सेकेंड। और वहीं 1 12 की बात करेंगे तो 1 12 टर्नआउट का जो आपका क्रॉसिंग एंगल होता है वो होता है 4 डिग्री 45 मिनट और 49 सेकेंड। देखो कंफ्यूज मत होना, क्रॉसिंग एंगल और स्विच एंगल दोनों अलग है। जो एंगल मेरा कहाँ बन रहा है? स्विच में बन रहा है, वो स्विच एंगल था। और स्विच एंगल की कितना पढ़े थे अपन ने? 0 डिग्री 49 सेकेंड ऐसा कुछ पढ़े थे 1 8.5 के लिए, और 1 12 के लिए पढ़े थे 0 डिग्री 20 मिनट 0 सेकेंड। वो 49 और 59 था। वो 1 8.5 के लिए कितना था? 0 डिग्री 49 मिनट 59 सेकेंड। 1 12 के लिए स्विच एंगल कितना? 0 डिग्री 20 मिनट 0 सेकेंड। अगर मैं क्रॉसिंग एंगल की बात करूँ तो क्रॉसिंग एंगल कितना होता है? 1 8.5 के लिए 6 डिग्री 42 मिनट 35 सेकेंड और 1 12 के लिए कितना होगा? 4 डिग्री 45 मिनट 49 सेकेंड। ये एग्जाम में पूछा जाता है भैया ना। आगे लेंथ ऑफ आउटर लीड कर्व और लेंथ ऑफ इनर लीड ऑफ कर्व, ठीक है। कि आउटर यदि लीड कर्व है तो उसकी लेंथ कितनी होगी और इनर कर्व है तो कितनी होगी। तो जैसे आउटर है तो आउटर की लेंथ कितनी होती है? 24.025 1 8.5 में, और इनर है तो कितना हो जाएगा? 23.85 2, ठीक है। और यही अगर मैं 1 12 की बात करूं तो कितना होगा? 34.127 और 33.998। इनर आउटर समझ रहे हो? जो लीड कर्व बिछाते हो आप, लीड कर्व बिछाते हो, जो अंदर वाली रेल रहती है वो कैसी होगी? छोटी होगी, और बाहर वाली रेल कैसी होगी? लेंथ बड़ी होगी ना। तो जो 1 12 की जो आपकी लीड कर्व होगी उसकी लेंथ कितनी आएगी अपनी? 34.127 और इनर वाली लेंथ आएगी 33.998 1 12 के लिए। वर्साइन की बात कर लेंगे तो वर्साइन हम किस में नापते हैं? 6 मीटर की कार्ड में नापते हैं। पॉइंट एंड क्रॉसिंग में वर्साइन जो नापते हैं वो किस में नापते हैं? 6 मीटर की कार्ड में। अब 6 मीटर की कार्ड में अगर मैं आउटर रेल पे नाप रहा हूँ, कहाँ पे नाप रहा हूँ? आउटर रेल पे, तो मेरी जो वर्साई निकलती है 1 8.5 के लिए 19.37 निकलती है और 1 12 के लिए निकलती है 10.19। 1 12 के लिए कितनी निकलेगी? 10.19। और इनर रेल पे नाप रहे तो इनर में थोड़ी सी ज़्यादा निकलेगी वर्साइन। तो इनर रेल में हम मोस्टली नापते कहाँ है? इनर साइड ही नापते हो। नाप तो दोनों साइड सकते हो लेकिन नापते हम कहाँ पे? मोस्टली इनर साइड में। तो इनर साइड में हमारी 1 12 की जो वर्साइन होती है वो 19.5 होती है, और जो हमारी 1 8.5 की वर्साइन 19.5 होगी, और 1 12 की वर्साइन कितनी होती है? 10.23। 10.23 किसकी होगी? 112। आप लोग पॉइंट नापते हो ना, तो पॉइंट नापते हो तो हमें कैसे पता है कि हमारी वर्साइन सही आ रही है कि नहीं आ रही है? हमें पता होना चाहिए। तो आप जब नापने जाते हो तो आपकी वर्साइन लगभग 19 के आसपास आती है 1 8.5 में, और 10 के आसपास किस में आती है? 1 12 में, ठीक है। और इसका जो टॉलरेंस होता है वो टॉलरेंस ये होता है कि अगर मेरा 1 8.5 का स्विच या इसका आपका 1 12 का स्विच है तो टॉलरेंस जो परमिसिबल है वो है +-3। कितना परमिसिबल है? +-3। मतलब उसी में जैसे सपोज मैंने मान लिया कि 1 12 का मेरा टर्नआउट है, इसमें मेरी लीड की जो वर्साइन है
वो आनी चाहिए 10 कितनी आनी चाहिए, 23 आनी चाहिए। अब 10.23 ना आकर कितनी के बीच में मेरा चल जाएगा, मान लो राउंड फिगर 10 है तो 7 से 13, तो 1/12 की मेरी वर्साइन आनी चाहिए 7 से 13 के बीच में। अगर इससे वर्साइन ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, 7 से कम वर्साइन आए या 13 से ज़्यादा आए, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। 1 8.5 अगर 19.5 है, मान लो राउंड फिगर 19, तो 19 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा 16, और जोड़ो तो कितना आ जाएगा 21। तो 16 से कम भी नहीं होनी चाहिए और 21 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा आएगी तो उसको मेंटेन हमको करना पड़ेगा। तो हमें इतना याद रखना है कि 1 8.5 की वर्साइन होती है 19.5, 1/12 की जो प्रॉपर वर्साइन होती है 10.23 होती है। बात समझ में आई? ये तो उसी स्टेशन की बात हो गई, उसी स्टेशन का वेरिएशन हो गया। लेकिन अगर इसमें मैं 2 स्टेशनों की तुलना करता हूँ, अगर इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 2 स्टेशनों की तुलना, मान लो 7 नंबर स्टेशन, 5 नंबर स्टेशन और 4 नंबर स्टेशन में मैंने वर्साइन नापा, तो दोनों वर्साइनों का अंतर किसी भी कंडीशन में ±4 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ±4 mm से ज़्यादा हुआ तो उसको भी मुझे अटेंड करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ लीड रेल, अब लीड रेल की क्या लेंथ होती है, ठीक है, L1 होती है आपकी 26,975, L2 होती है 22,100, L3 होती है 22,052 और L4 होता है आपका 26,88,4, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं स्लीपरों की। तो स्लीपरों की संख्या जो होती है आपका 1 8.5 में टोटल स्लीपरों की संख्या कितनी होती है 67। 1 8.5 टर्नआउट है, उसमें टोटल स्लीपरों की संख्या कितनी होती है 67, जिसमें 1 से लेके 54 हमारे पॉइंट के स्लीपर होते हैं और 13 अप्रोच और एग्जिट के स्लीपर होते हैं। 1 8.5 में टोटल स्लीपरों की संख्या होती है 67, जिसमें पॉइंट के स्लीपरों की संख्या कितनी होती है 54, और 5 हो जाते हैं हमारे किसके, अप्रोच के स्लीपर, 8 हो जाते हैं एग्जिट के स्लीपर, 5 और 8 कितना हो जाता है 13, 13 और 54 कितने हो जाते हैं 67। तो 1 8.5 में टोटल स्लीपरों की संख्या कितनी हो जाती है 67। अब इनकी लेइंग कैसे होती है, तो जो स्विच पोर्शन के जो स्लीपर होते हैं वो आते हैं 1 से लेके 3 नंबर तक। स्विच पोर्शन में 1 से लेके 3 नंबर तक स्लीपर बिछाए जाते हैं। फिर आपका लीड पोर्शन में 14 से लेके 41 नंबर तक स्लीपर बिछाए जाते हैं। उसके बाद क्रॉसिंग पोर्शन में 42 से 54 तक स्लीपर बिछाए जाते हैं। 1 8.5 में स्विच पोर्शन में 1 से 13, लीड पोर्शन में 14 से 41 और आपका क्रॉसिंग पोर्शन में 42 से आपका 54 तक स्लीपर बिछाए जाते हैं। उसके 54 के बाद 4 इधर एग्जिट स्लीपर रहते हैं और 1 नंबर के पहले आपके 5 क्या रहते हैं अप्रोच स्लीपर। इसी तरह 1 12 की बात कर ले तो 1 12 में टोटल कितने होते हैं 83 स्लीपर आते हैं। 1 12 में टोटल स्लीपर कितने हो गए 83, 5 अप्रोच के 8 एग्जिट के तो हो गए 13, 13 83 कितने हो गए 96। ऐसे ही 1 12 में टोटल स्लीपरों की संख्या कितनी होती है मेरी 96 होती है, ठीक है। इसको बिछाने की बात करें तो वही है 1 से लेके 20 तक स्विच में स्लीपर आते हैं। स्विच में स्लीपर कहाँ से आते हैं 1 से 20 तक। 21 से लेके 64 तक हमारे लीड में आते हैं। 65 से लेके 83 तक हमारा किस में आ जाते हैं क्रॉसिंग तक, ठीक है। 1 12 में स्विच में 1 से लेके 20 तक, लीड में 21 से 64 तक और आपका क्रॉसिंग में 65 से 83 तक, ठीक है। अब बात करते हैं स्लीपर ऑन टीओसी। तो जो टीओसी ज्वाइंट होता है उस पर कौन से स्लीपर रहेंगे 42 और 43। टीओसी मतलब टो ऑफ क्रॉसिंग। तो जो स्टार्टिंग वाला रहेगा, देखो हमारा स्विच कहाँ तक आ रहा था भाई 1 8.5 का आ रहा था। जो लीड पोर्शन है वो आ रहा था कहाँ से 14 से लेके 41 तक। तो 41 के बाद क्रॉसिंग कहाँ से हो रही थी स्टार्ट मेरी 42 से। तो 42 से हो रही थी ना, तो 42 और 43 के बीच में क्या रहेगा मेरी टीओसी रहेगी। बातें समझ में आ रही है। तो टीओसी कहाँ पे रहेगी 42 और 43 में 1 8.5 में। और 1 12 की बात करेंगे तो 65 और 66 में मेरी क्या आएगी टीओसी आएगी। एनसी की बात करेंगे स्लीपर की, एनसी मतलब एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, तो कौन से स्लीपर पे रहती है भाई 1 8.5 में रहेगी 45 नंबर स्लीपर पे, 1 12 में रहेगी 69 नंबर स्लीपर पे। 1 12 में जो एनसी रहेगी किस स्लीपर के ऊपर रहेगी आपकी
69 नंबर स्लीपर पर, और आपका 1/12 में रहेगी 45। 1/8 में 45 नंबर स्लीपर पे और 1/12 में 69 नंबर स्लीपर पे। बात समझ में आई नहीं आई? देखो जो एनसी रहती है ना नोस, अब नोस अगर सीधी सीधी बात करूँ तो किस स्लीपर के ऊपर आना चाहिए? तो नोज आना चाहिए 1/8 में 45 स्लीपर पे और 1/12 में 69 नंबर स्लीपर पे। अब HOC मतलब पीछे का हील ऑफ क्रॉसिंग, तो हील ऑफ क्रॉसिंग किसके बीच में आता है? 48 से 49 किसके लिए? 1/8 के लिए, और 73 से 74 किसके लिए? 1/12 के लिए। 1/12 के लिए 73 से 74 और 48 से 49 1/8 के लिए। पैरामीटर ऑफ टर्नआउट, वैल्यू ऑफ A, M, B, इसकी उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। अब स्ट्रेट लेंथ की बात करते हैं, ठीक है? स्ट्रेट लेंथ की बात करते हैं HOC। अब HOC के पीछे जो डिस्टेंस होगा, जैसे HOC के पीछे हमारा क्या आएगा? लास्ट लार्जेस्ट स्लीपर तक जाएंगे। HOC मतलब हील ऑफ क्रॉसिंग के पीछे हम कहाँ तक जाएंगे? लास्ट लार्जेस्ट स्लीपर। तो वो डिस्टेंस कितना होता है? तो 1/8 का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3300। कितना होता है? 3300। और 1/12 का जो होता है वो होता है 5688, जिसको हम 5500 भी लिखते हैं। राउंड फिगर में हम उसको कितना लिखते हैं? 5500। ठीक है, तो 3300 किस में होता है? 1/8 में। ये क्या है? 3300 HOC से लास्ट लार्जेस्ट स्लीपर के बीच का डिस्टेंस। लास्ट लार्जेस्ट स्लीपर समझते हो ना? 1/12 में 83 और 1/8 में 54 नंबर स्लीपर, उसका डिस्टेंस कहाँ से? HOC से। ठीक है, वो कितना होगा? 1/8 में 3300 होगा और 1/12 में कितना होगा? 5688। SRJ और HOC के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, SRJ और HOC का डिस्टेंस कितना है? 28,511 1/8 के लिए, और 39,903 जो होगा वो किसके लिए होगा? 1/12 के लिए। SRJ और TNC थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है, वो होता है 1/8 के लिए 26,295 और 1/12 के लिए होगा 3700, 37,100। ठीक है, ATS और TNC के बीच का डिस्टेंस होता है 1/8 के लिए 24,795 और 1/12 के लिए 33,956। क्वांटिटी ऑफ बैलास्ट पर टर्नआउट, पर टर्नआउट पे हमको कितनी बैलास्ट चाहिए? तो 1/8 का यदि टर्नआउट है तो मुझे जो बैलास्ट की आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी 79.14 क्यूबिक मीटर। 1/8 के टर्नआउट के लिए मुझे बैलास्ट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 79.14 क्यूबिक मीटर। कितने क्यूबिक मीटर? 79.14 क्यूबिक मीटर। वहीं अगर मेरा 1 and 12 का टर्नआउट है, वहीं मेरा किसका टर्नआउट है? 1 and 12 का टर्नआउट है, तो स्लीपर की आवश्यकता होगी कितनी? 113.97 क्यूबिक मीटर। 113.97 1/12 के लिए और 1/8 के लिए 79.14 क्यूबिक मीटर। अब परमिसिबल स्पीड की बात करते हैं। तो परमिसिबल स्पीड यदि मेरा 1/8 का है, अगर 1/8 का टर्नआउट है, लेकिन वो भी बिछा किसमें? कर्व में है। मेरा अगर 1/8 का स्विच यदि कर्व में बिछा है तो उसमें जो रहेगा वो रहेगा कितना? 15 kmph। स्पीड कितनी रहेगी मेरी? 15 kmph। और वही अगर 1/12 में बिछा है, कर्व में बिछा है 1 and 12 का, तो उसकी कितनी रहेगी? 30 kmph। बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमें कर्व की बात हो गई कि कर्व में अगर 1/8 बिछा है तो 15 kmph से गाड़ी गुजार सकता हूँ। 1/12 है, कर्व में बिछा हुआ है, मतलब कर्व स्विच है, तो उसमें मैं इतना 30 से गाड़ी निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर 1/8 मेरा स्ट्रेट स्विच है तो उसकी जो आपकी स्पीड रहती है वो रहती है 10 kmph। अगर मेरा स्ट्रेट स्विच है 1/8 का तो उसमें स्पीड रहेगी ट्रेन की जो आपकी वो रहेगी 10 kmph। और वहीं अगर मेरा 1/12 का टर्नआउट है, स्ट्रेट में बिछा हुआ है, तो उसकी स्पीड रहती है आपकी 15 kmph। कितनी रहेगी? 15 kmph। 1/8 के लिए आपका स्ट्रेट में 10 kmph, 1/12 के लिए स्ट्रेट में 15 kmph, 1/12 के लिए कर्व में, 1/8 के लिए कर्व में 15 kmph और 1/12 कर्व में बिछाए तो 30 kmph। यही अगर थिक वेब स्विच डाला हुआ है, यही अगर आपका थिक वेब स्विच डाला हुआ है और वो कर्व्ड है तो उसकी जो स्पीड रहेगी वो है 50 kmph। थिक वेब स्विच की स्पीड कितनी है? कर्व्ड की 50 kmph।
देखो 8:30 में खत्म हो जाएगा ये 12। हाँ, एक 8:30 के तो उतने आ ही नहीं रहे हैं, है ना। 12 की है। एक 12 की बता रहा हूँ, ये 50 के एम्पियर है ना। अब बात करेंगे हम लोग, ये बात समझ में है ना। स्पीड सिंपल सा है, एक 8:30 स्ट्रेट है तो 10 के एम्पियर, एक 12 स्ट्रेट है तो 15 के एम्पियर, एक 8:30 कर्व में बिछा हुआ है तो 15 के एम्पियर, एक 12 कर्व में बिछा हुआ है तो 30 के एम्पियर, थिक वेब स्विच कर्व में है तो 50 के एम्पियर। अब बात करते हैं किसकी, क्रॉस ओवर की। तो क्रॉस ओवर सबने देखा हुआ है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होता है एक टर्नआउट से दूसरे टर्नआउट में जाने के लिए, जो हमें डिस्टेंस जो बनाया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर कहते हैं। अब क्रॉस ओवर में 3 पार्ट होते हैं भैया। एक होता है स्ट्रेट एंड पैरेलल, दूसरा होता है सर्कुलर पैरेलल, और तीसरा जो होता है वन स्ट्रेट एंड अदर डिफरेंट टाइप का, ठीक है। तो ये आपके सामने दिखा हुआ है, ये ATS है ना। यहाँ से गाड़ी आएगी, मूव करेगी और दूसरे पॉइंट में चली जाएगी, ठीक है। अब ओवरऑल जो डिस्टेंस होता है, ओवरऑल डिस्टेंस इस पॉइंट के SRJ से लेके इस पॉइंट का SRJ का डिस्टेंस, ये आपका डाउन की लाइन का SRJ है और ये अप की लाइन का SRJ है। दोनों का जो डिस्टेंस होता है इसको ही बोलते हैं ओवरऑल लेंथ। मान लो सपोज ये A पॉइंट है, 101 A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो A पॉइंट के SRJ से B पॉइंट के SRJ का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, मेरा ओवरऑल डिस्टेंस कहलाता है। स्लीपर तो बता दिया हूँ, हाँ ये देखिए जो आपके स्लीपर लगे रहते हैं, मैंने आपको बताया था कि हर एक पॉइंट जो रहेगा क्रॉस टर्नआउट रहेगा, टर्नआउट में आगे भी अप्रोच स्लीपर डालते हैं और पीछे भी क्या डालते हैं, हम अप्रोच स्लीपर डालते हैं, ठीक है। आगे अप्रोच स्लीपर डालते हैं और पीछे क्या डालते हैं, एग्जिट स्लीपर डालते हैं। डालते हैं, क्यों डालते हैं हम, हाँ बिल्कुल। देखो जो हमारे नॉर्मल जो स्लीपर रहते हैं वो कोनिंग में बिछे हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं, ऐसे कोनिंग में। तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये कोनिंग कितनी रहती है, 1:20 की। 1:20 में मतलब यहाँ पर जब हमारी रेल आएगी तो वो रेल कैसी रहेगी, 1:20 में झुकी रहेगी। हमारी रेल कैसी रहेगी, 1:20 में कैसी रहेगी, झुकी रहेगी। ये देखिए झुकी हुई है। लेकिन अगर मैं स्लीपर कहाँ पे कर दूँ, पॉइंट एंड क्रॉसिंग के देख लूँ, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग के स्लीपर कैसे रहते हैं, बिल्कुल फ्लैट रहते हैं। अब फ्लैट रहेंगे तो इसमें रेल भी मेरी कैसी रहेगी, बिल्कुल फ्लैट रहेगी। अब रेल मेरी फ्लैट रहेगी तो अगर झुकी हुई रेल आएगी और एकदम से फ्लैट में आएगी तो उसको क्या लगेगा, झटका लगेगा। क्योंकि रेल मेरी झुकी हुई है और अचानक एकदम से फ्री हो जाएगी तो उसको क्या लगेगा, झटका लगेगा। तो रेल को पॉइंट एंड क्रॉसिंग में इंटर करते हुए या वहाँ से एग्जिट करते हुए झटका या जर्क फील ना हो, इसीलिए उसके SRJ के पास अप्रोच स्लीपर और एग्जिट स्लीपर उसके CMS क्रॉसिंग के पीछे क्या दिए जाते हैं, एग्जिट स्लीपर दिए जाते हैं। अब क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि उसको रैंप प्रोवाइड किया जा सके। जैसे 1:20 से 0 में जाएगी, 1:20 की रेशो से कहाँ जा रहे हैं हम, 0 में, एकदम से जाएंगे झटका लगेगा। लेकिन मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा कि 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, तो हमको झटका कम लगेगा और हमारी गाड़ी कैसी होगी, स्विच के अंदर स्मूथली इंटर करेगी और स्मूथली एग्जिट हो पाएगी। तो देखिए उनको स्लीपर जैसे जो सबसे बाहर लगता है वो स्लीपर कौन सा लगता है, 10S, सॉरी 60S। उसके बाद क्या लगता है, 4A, 3A, 2AS और 1AS। इस टाइप के कितने रहते हैं, 5। तो जो 1AS रहता है वो फ्लैट रहता है। 1AS कैसा रहेगा, फ्लैट रहेगा, वो सीधा रहेगा। उसके बाद जैसे ही 2AS रहता है, वो उसका रेशो क्या रहता है, 1:80। फिर क्या रहेगा, 1:40। फिर कितना रहेगा, 1:26.5 और फिर रहेगा 1:20। तो मोस्टली जो इसको बांटा गया है, जैसे मेरा टर्नआउट है, इसमें मैं क्या लगा रहा हूँ, अब देखिए स्लीपर लगाऊंगा, ये स्लीपर लगेंगे। तो स्लीपर का जो डायरेक्शन रहेगा, जो 5 स्लीपर लगेंगे, यहाँ पर जो रहेगा ये रहेगा 1AS, उसके बाद रहता है 2AS, फिर 3AS, 4AS और फिर रहता है 60AS। तो जो 1AS रहता है वो कैसा रहता है, फ्लैट रहेगा। 1AS कैसा रहेगा, फ्लैट रहेगा। जो 2AS था, 2AS में कितना था मेरा, 1:80 का, 1:80 का। उसके बाद 3AS में कितना था, 1:40
40 का। उसके बाद 4 में कितना था 1n26 पॉइंट कितना था 5 का था 1n26.5 था। और उसके बाद जो 60s था वो कैसा था 1n20 का। तो अब जब मेरी गाड़ी इधर से आएगी तो वो नॉर्मल जैसे ही 120 के रेशो से झुकी हुई आएगी। अब जैसे ही आएगी तो पहला स्लीपर 60s20 का मिलेगा, फिर 1n26 का मिलेगा, फिर 1n80 का मिलेगा, 1n40 मिलेगा, 1n80 मिलेगा, फिर वो पूरी जीरो होके सीधी होके निकलेगी। तो इस तरह उसको रैंप दे दिया जाएगा ताकि गाड़ी को झटका ना लगे। तो ये स्लीपर हमारे बिछाए जाते हैं 5 नंबर अप्रोच स्लीपर। वैसे ही 4 इधर और 4 इधर, मतलब 4 मेन लाइन पे और 4 आपके किसमें क्रॉसओवर की तरफ क्या बिछाए जाते हैं एग्जिट स्लीपर। इसको क्या क्या बोला जाता है E1 स्लीपर बिछेगा पहले, फिर E2 बिछेगा, E3 और E4, ऐसे 4 यहाँ और 4 यहाँ, तो टोटल कितने हो गए 8 स्लीपर। अब 8 स्लीपर भी क्यों बिछाते हैं क्योंकि हमको उसको रैंप आउट करना है। क्या करना है रैंप आउट। तो पहला E1 जो रहता है वो फ्लैट रहता है, पहला E1 कैसा रहेगा फ्लैट। उसका जो E2 रहेगा 1n80 रहेगा, 1n40 रहेगा, और E4 क्या रहेगा 1n26। तो अब देखिए इसमें कैसा है भाई, सबसे पहले पहला E1 कैसा था भाई फ्लैट था, E2 कैसा आ गया मेरा 1n80, कितना हो गया 1n80। उसके बाद वाला क्या हो गया 1n40, और उसके बाद क्या हो गया 1n26.5, और उसके बाद फिर मेरा कैसा हो गया स्ट्रेट निकल गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब गाड़ी मेरी एंटर करेगी तो भी जर्क नहीं लगेगा, एग्जिट करेगी तो भी जर्क नहीं लगेगा। टर्न आउट से गाड़ी स्मूथली मेरी निकल जाए, इसलिए मैं क्या प्रोवाइड कर देता हूँ भाई वहाँ पे एग्जिट और अप्रोच के स्लीपर प्रोवाइड कर देता हूँ। अप्रोच स्लीपर आर डिजाइन एज द एलिमिनेट 120, मतलब सिंपल चीज है कि 1n20 की जो डिजाइन है स्लीपर की उसके कारण झटके ना लगे एग्जिट और इंटर में, इस कारण हम उसमें क्या देते हैं आपका अप्रोच और एग्जिट के स्लीपर देते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखना, जब भी आप टर्नआउट के स्लीपर डालो, जब भी आप क्या डालो टर्नआउट के स्लीपर, तो जितने भी टर्नआउट के स्लीपर डालेंगे सारे के सारे, उस स्लीपर में जब भी डालो तो हमेशा याद रखना स्लीपर के एक एंड पे लिखा रहता है RE। स्लीपर के एक एंड पे क्या लिखा रहता है RE। RE का मतलब होता है राइट एंड, राइट एंड। RE का क्या मतलब होता है राइट एंड। तो जब भी स्लीपर डालो तो मैं यहाँ खड़ा हूं तो ये मेरा क्या है राइट हैंड है, और ये मेरा क्या लेफ्ट हैंड साइड होगा। मेरा जो राइट हैंड साइड रहेगा उसी तरफ हमेशा क्या आने चाहिए राइट हैंड स्लीपर आने चाहिए। हमेशा RE लिखा हुआ कहाँ पे रहेगा RE राइट हैंड साइड में। अगर ऐसा नहीं डालोगे तो आपकी पूरा का पूरा जो होगा स्लीपर गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा टर्नआउट गड़बड़ा जाएगा, पूरी स्पेसिंग गड़बड़ हो जाएगी आपकी। इसलिए जब भी आप डालो तो कोशिश ये करना है कि RE मेरा कैसा होना चाहिए राइट हैंड साइड होना चाहिए। अब देखिए स्पीड लिमिट में आपको बता चुका था, कर्व 1.8 का है तो 15 रहेगा, कर्व 1.12 का है तो 30 रहेगा, थिक वेब स्विच है तो कितना रहेगा, कर्व है तो 50 का रहेगा। इंस्पेक्शन की बात कर लेते हैं, इंस्पेक्शन शेड्यूल ऑफ पॉइंटेड क्रॉसिंग। ठीक है, तो मोस्टली इंस्पेक्शन करते ही हैं हर 3 महीने में। ठीक है, SSC PWI इंचार्ज और सेक्शनल रोटेशन में हर 3 महीने में क्या करते हैं आपका इंस्पेक्शन करते हैं। AN की बात करें तो उनको 10% करना ही करना है अपना, एक साल में एक यार्ड का 10% उनको इंस्पेक्शन करना ही करना है। ठीक है, ये वही है रनिंग लाइन 3 महीने में। ठीक है, और 6 महीने में यार्ड है। ठीक है, जो मेरा इंचार्ज रहेगा अगर रनिंग लाइन है तो कितने महीने में करेगा 3 महीने में। अब स्विच में बता चुका हूँ कि स्विच में जब भी आप नापते हैं तो कहाँ नापते हैं,
स्विच का इंस्पेक्शन मैंने बताया था क्रॉसिंग का, क्रॉसिंग में जब भी नापेंगे, ठीक है, तो कहाँ पे नापेंगे, क्रॉस लेवल और गेज एनसी से 100 1 मीटर आगे 1 मीटर पीछे और 150 mm पर, ठीक है। हम वियर नापते हैं तो कहाँ नापेंगे, 100 mm पीछे, एनसी से कितने mm पीछे, 100 mm पीछे। अब वो 100 mm पीछे जब नापेंगे 3 जगह नापेंगे, वो भी बता दिया। 60 kg है तो 2.5 mm घटा के लिखेंगे, 52 kg है तो 2 mm घटा कर लिखेंगे, ठीक है। अब कितना परमिसिबल है, अब उसमें वियर आएगा तो वियर कितना परमिसिबल है, उस वियर के परमिसिबल के भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में कोई भी टर्नआउट हो उसमें मेरा किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए भैया जी, 10 mm से ज़्यादा वियर नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। किसी भी कंडीशन में मैक्सिमम वियर कितना mm परमिसिबल है, 10 mm, चाहे वो मेरा लोको यार्ड का क्यों ना हो, चाहे लूप लाइन का क्यों ना हो, कोई भी टर्नआउट क्यों ना हो, मैक्सिमम जो वियर होगा नोज में परमिसिबल होगा वो कितना होगा आपका 10 mm, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल मेन लाइन की CMS क्रॉसिंग है तो उसका वियर परमिसिबल है 8 mm, कितना परमिसिबल है 8 mm। और यदि बिल्टअप क्रॉसिंग है तो बिल्टअप क्रॉसिंग का जो वियर परमिसिबल है वो 6 mm। तो हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है, मैक्सिमम CMS क्रॉसिंग का जो नोज का वियर है वो परमिसिबल है 10 mm, बिल्टअप क्रॉसिंग के लिए 6 mm, और यदि CMS क्रॉसिंग है उसके लिए कितना है 8 mm। बाकी वर्साइन तो हम हर 3-3 मीटर के स्टेशन पे 6 मीटर की कार्ड पर नापते हैं। वर्साइन का टॉलरेंस भी बता दिया कि स्टेशन टू उसी स्टेशन का जो वेरिएशन है वो मेरा ±3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 8.5 का वर्साइन कितनी होती है 19.5, और 1/12 की वर्साइन कितनी होती है 10.3 समथिंग, ठीक है, 10.3 समथिंग। तो उसको राउंड फिगर में हम 19, 19.5 और 10 mm लेते हैं। तो टॉलरेंस के हिसाब से अब मेरी कितनी होनी चाहिए, टॉलरेंस के हिसाब से 1/12 की जो वर्साइन है वो मेरी 7 से 13 के बीच होनी चाहिए। 1/12 की वर्साइन मेरी किसके बीच होनी चाहिए, 16 से 21 के बीच में होनी। एक वियर और देख लो, है ना, कि अगर मेरा वर्टिकल वियर स्टॉक रेल में, वर्टिकल वियर किसमें, स्टॉक रेल में कितना होगा परमिसिबल, तो वर्टिकल वियर स्टॉक रेल में 13 mm परमिसिबल है। स्टॉक रेल पे वर्टिकल वियर कितना mm परमिसिबल है, 60 kg में 13 mm। वर्टिकल वियर 60 kg में 13 mm तक परमिसिबल है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा तो हम स्टॉक रेल को चेंज कर देंगे। 52 kg है तो 8 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 mm से ज़्यादा हुआ तो उसको भी हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। लेटरल वियर की बात कर लेते हैं। तो अगर मेरा स्ट्रेट में रूट A और B है, स्ट्रेट में मेरा रूट A और B है तो कितना परमिसिबल है 6 mm, ठीक है। और कर्व में है रूट AB तो कितना mm परमिसिबल है 8 mm। और यदि C और D रूट है स्ट्रेट, सपोज मान लो ये मेरी रेल है। अब इस रेल की जो हमारी प्रॉपर 1/12 की जो हाइट है, एक मतलब आपकी 60 kg की, उसकी हाइट कितनी होती है 172 होती है। अब क्या होगा, इसके ऊपर से व्हील गुजरेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, वियर हो जाएगा, ये घिसेगी ना। अब घिस के इसकी हाइट कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, घिस के इसकी हाइट कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मान लो कम हो गई इतनी। अब ये जो कमी हुई है, ये है कितनी, मैक्सिमम कितनी परमिसिबल है 13 mm। कितने mm परमिसिबल है 13 mm। मतलब मैं अगर 172 में से 13 घटाऊँ तो कितना आ जाएगा, 12 में से 3 गया 9, और ये कितना हो जाएगा आपका 56। मतलब कोई भी स्टॉक रेल जब तक उसकी हाइट 159 तक है तब तक मैं चलाऊंगा, उससे जैसे ही कम होगी तो उसको मुझे क्या करना है, चेंज करना है। तो मेरा वियर कितना परमिसिबल है, ओनली 13 mm। कहाँ है मैं 60 kg में। अगर यही मेरी 52 kg रेल है, कौन सी kg रेल है 52 kg, तो वर्टिकल वियर मेरा 8 mm परमिसिबल है। 60 kg में 13 mm और 52 kg में मेरा कितना परमिसिबल है 8 mm। अब ये तो हो गया कौन सा मेरा वियर, वर्टिकल वियर। अगर यहीं लेटरल की बात कर लो, किसकी बात करूं मैं, लेटरल की। तो लेटरल में क्या होगा भाई, ये मेरी रेल है। अब इस रेल में घिसाव हो रहा है तो ये लेटरल घिसाव हो रहा है, मतलब ये इतना क्या हो रहा है, यहाँ से घिस जा रहा है। तो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी एक्चुअल चौड़ाई कितनी होती है मेरी, टॉप में 72 नीचे 74, तो इसकी वियर मतलब 74 में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। और जब भी लेटरल वियर नापो तो टॉप से 13 से 15 mm नीचे नापना है। जब भी लेटरल वियर नापना है तो ऊपरी सतह से 13 से 15 mm नीचे नापना है। तो ये उसकी चौड़ाई में जब कमी हो जाएगी
तो इसको क्या बोलेंगे, लेटरल वियर। अब लेटरल वियर कहाँ तक परमिसिबल है, यदि मैं दो भाग दूँ, एक स्ट्रेट है एक कर्व है, स्ट्रेट कंडीशन में यदि मेरा रूट ए और बी है तो ए और बी रूट स्ट्रेट में कितना परमिसिबल है 6 mm, कर्व में कितना परमिसिबल है 8 mm। रूट मेरा सी और डी हो गया तो स्ट्रेट में कितना परमिसिबल है 8 mm और कर्व में कितना परमिसिबल है 10 mm। इससे ज़्यादा का वेरिएशन होता है तो मुझे क्या कर देना है, उसको चेंज कर देना है, उस टंगरेल को ही चेंज कर देना है। तो ये हो गया मेरा पॉइंटेड क्रॉसिंग टर्न आउट। इनमें से कुछ छूट गया हो, कुछ पूछना हो तो बताओ। ये सर 6 mm और 8 mm जो अभी रहेगा ये ए और बी और सी रूट के लिए। हाँ जो तो ये 60 kg के लिए। हाँ 52 में भी सेम यही रहेगी, लेटरल 52 और 60 दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। वर्टिकल चेंज हो जाएगा, वर्टिकल 13 mm 60 kg के लिए है और